तो अभी तक हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमने अपनी कोर फंक्शनैलिटीज को बिल्ड कर लिया है। कोर फंक्शनैलिटीज कहने का मतलब है ऐसी चीजें जो हम सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में यूज नहीं करेंगे, हम आगे जाके अगर कोई और प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके अंदर भी हम उन चीजों को रिपीटेडली यूज करेंगे। जो हमारे बैक एंड एंड फ्रंट एंड का कोर होते हैं उनको हमने कर लिया है। जैसे हमारे मॉडल्स हो गए, हमारा डेटाबेस हो गया, हमारे राउट्स हो गए, या अगर हम एरर्स की बात करें, एरर हैंडलिंग हो गया, वैलिडेशन हो गई। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम बार बार ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट के अंदर रेप्लिकेट कर रहे होंगे। एंड अब फाइनली हम अपने लास्ट फेज में है प्रोजेक्ट के, विच इज फेज 3। फेज 3 के अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को बिल्ड करेंगे। यानी ऑलरेडी काफी सारी चीजें हैं कोर फंक्शनैलिटी में जो हमने सीख ली हैं। अब अपने प्रोजेक्ट को देखने में फंक्शनैलिटी वाइज थोड़ा सा और बेटर बनाने के लिए हम उसके अंदर नए नए फीचर्स को ऐड करेंगे। अब ये फीचर्स जनरली ऐसे फीचर्स होंगे जो हर प्रोजेक्ट के अंदर यूज नहीं होने वाले, बट हमारे इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसको और ज्यादा ही बेटर बना सकते हैं। एंड एक बार फेज 3 के अंदर हमने अपने 2-4 फीचर्स के ऊपर काम कर लिया, उसके बाद फाइनली हम अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे। तो सबसे पहले फीचर्स के साथ स्टार्ट करने से पहले हम एक नई चीज के बारे में सीखने वाले हैं, विच आर गोइंग टू बी कंट्रोलर्स। बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर, स्पेसिफिकली डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास एक टर्म होती है कॉल्ड एमवीसी। अब एमवीसी को डिजाइन पैटर्न भी हम कह सकते हैं, एक डिजाइन पैटर्न होता है, या इसको हम एक फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं। बेसिकली एमवीसी कोड लिखने का एक तरीका है। एमवीसी कुछ नया ऐड नहीं करेगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, बट ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर कोड को लिखने का एक तरीका होता है। तो जो भी हमारे डेवलपमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेसेस सारी चीजें कंबाइंड होती है, एक फुल स्टैक जो प्रोजेक्ट होता है, उसके अंदर कोड को किस तरीके से लिखा जाता है। तो उसके अंदर कोड को हम 3 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज मॉडल कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट इज व्यू कंपोनेंट, एंड कंट्रोलर इज द थर्ड कंपोनेंट। अब डिजाइन पैटर्न होता है बेसिकली कोड लिखने का तरीका, यानी कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा कोड में, बट हमने एक फिक्स तरीका निकाल लिया। फिक्स तरीका कहने का मतलब है कि अभी तक अपने प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक मॉडल्स फोल्डर बनाया जिसमें हमने सारे मॉडल्स को अलग से ऐड किया है। उसके अलावा हमने एक व्यूज फोल्डर बनाया जिसमें हमने सारे व्यूज को ऐड किया है। मॉडल का काम होता है डेटाबेस के मॉडल्स को स्टोर कराना। व्यूज का काम होता है जो चीज हम रेंडर कराना चाहते हैं, जो बेसिकली हमारा फ्रंट एंड होता है, उसको स्टोर कराना। अब हम एक तीसरा फोल्डर बनाने वाले हैं जिसको हम नाम देंगे कंट्रोलर्स, जिसके अंदर हम अपने बैकएंड की जो कोर फंक्शनैलिटी है उसको स्टोर कराते हैं। तो फुल स्टैक के अंदर फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस होता है। जो हमारा डेटाबेस है उसकी कोर फंक्शनैलिटी मॉडल्स के अंदर स्टोर्ड है, विच इज द कोर स्कीमा ऑफ इट। जो हमारा फ्रंट एंड है उसकी कोर फंक्शनैलिटी यानी जो हम रेंडर करा रहे हैं वो व्यूज के अंदर स्टोर है। वैसे ही जो हमारा बैकएंड है उसकी जो कोर फंक्शनैलिटी होगी, जो एक्चुअल काम हो रहा है, वो हम कंट्रोलर्स की फॉर्म में स्टोर कराते हैं। अब कंट्रोलर्स क्या होते हैं? कंट्रोलर्स में बेसिकली हम क्या करेंगे, इफ वी गो टू आवर राउट्स, अगर हम अपने राउट्स के अंदर लेट्स सपोज listing.js वाला राउट है, तो listing.js में ये हमारा इंडेक्स राउट है। अब ये जो इंडेक्स राउट का एसिंक्रोनस कॉलबैक है, इस पूरे कॉलबैक को बेसिकली हम एक दूसरी फाइल के अंदर शिफ्ट करेंगे ताकि हमारी जो राउट्स वाली फाइल है वो और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाए। जब भी डेवलपमेंट के अंदर हम अपनी फाइल्स को देखना चाहते हैं, हम अपने कोड को जितना ज्यादा हो सके रीडेबल बनाते हैं। रीडेबल मतलब दूसरे लोग उस कोड को, या इनफैक्ट हम ही उस कोड को और जल्दी देखकर समझ पाएं चीजें। तो सारे कंपोनेंट्स को मॉड्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करके सेग्रीगेट करने का जो तरीका है, वैसा ही एक तरीका हमारे लिए एमवीसी फ्रेमवर्क या एमवीसी डिजाइन पैटर्न देता है। तो एमवीसी डिजाइन पैटर्न के लिए हम क्या करेंगे, अपने सारे के सारे कॉल बैक, हमारा ये भी एक कॉल बैक हो गया या ये भी एक कॉल बैक हो गया, ये सारे कॉल बैक्स एंड इनकी फंक्शनैलिटीज को हम एक सेपरेट फाइल के अंदर सेव करेंगे जिसे हम अपना कंट्रोलर कहते हैं। तो वो फाइल्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही लेट्स मेक अ फोल्डर कॉल्ड कंट्रोलर, या इसे कंट्रोलर्स कह देते हैं। अब कंट्रोलर्स के अंदर सबसे पहले हम लिस्टिंग के लिए कंट्रोलर बनाएंगे, तो इसे कह देते हैं listings.js। listings.js के अंदर हम एक एक करके अपने कॉलबैक्स को स्टोर कराना स्टार्ट करेंगे। तो राउट्स के अंदर listing.js में सबसे पहले तो हमारा इंडेक्स राउट है, तो इंडेक्स राउट के लिए ये जो हमारा कॉलबैक है इसे यहाँ से कर लेते हैं कट, एंड ये जो कंट्रोलर वाला listing.js है इसके अंदर module.exports में हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसे हम नाम दे देंगे इंडेक्स। अब ये जो इंडेक्स फंक्शन है, दिस इज गोइंग टू बी एन एसिंक्रोनस फंक्शन जिसका काम है सारी की सारी लिस्टिंग्स को रेंडर कराना। इसको सेव कर लेते हैं, तो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, एंड साथ में ऊपर लिस्टिंग को हम रिक्वायर कर लेते हैं। कॉन्स्ट लिस्टिंग इज इक्वल टू रिक्वायर .. मॉडल्स के अंदर हमारी लिस्टिंग, इसे सेव कर लेते हैं। एंड अब listing.js के अंदर हम यहाँ पे अपने कंट्रोलर को रिक्वायर कर लेंगे। कॉन्स्ट लिस्टिंग कंट्रोलर इज इक्वल टू
कंट्रोलर से हम लिस्टिंग डॉट जेएस को रिक्वायर करेंगे एंड यहाँ पर रैप एसिंग के अंदर अब हम अपना इंडेक्स पास कर देंगे। तो बेसिकली अब इस चीज़ को समझना और ज़्यादा आसान है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि राउटर के पास जैसे ही गेट रिक्वेस्ट आए हमारी रूट राउट के पास, वैसे ही क्या हो, एक इंडेक्स नाम का फंक्शन है, इंडेक्स नाम का कॉल बैक है जो एग्जीक्यूट हो जाए। और ये रैप एसिंग के अंदर रैप्ड है, तो बेसिकली एसिंक्रोनस जो एरर हैंडलिंग है वो हमारे लिए हो रही है। एंड अगर हमें कभी जाकर इंडेक्स के अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे तो डायरेक्टली हम कंट्रोलर वाली फाइल के अंदर जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो रहा है, हमारे बैकएंड की जो कोर फंक्शनैलिटी है वो अब राउट्स के अंदर नहीं है, क्योंकि राउट्स अलग चीज़ है। राउट होते हैं राउटिंग के लिए, डिसाइड करने के लिए कि पाथ पे अगर रिक्वेस्ट आएगी तो कौन से पाथ पे किस तरीके की रिक्वेस्ट पे क्या काम होना चाहिए। पर वो जो एक्चुअल काम हो रहा है उसे अब हम कंट्रोलर्स के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं एंड दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमवीसी फ्रेमवर्क। अब एमवीसी फ्रेमवर्क इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेल नोन है। जब आप प्रोफेशनल लेवल की डेवलपमेंट करते हो कंपनीज के अंदर जाके, तो सिर्फ ये पता होना कि कौन सी चीज़ का क्या मतलब है, उससे एक स्टेप ऊपर जाके ये भी हमारे लिए फायदेमंद होता है कि हमें ये आता है कि एक्सप्रेस क्या करता है, हमारे व्यूज़ क्या करते हैं, हमारा मॉडल क्या करता है, बट उसके साथ में कोड को स्ट्रक्चर करने का सही तरीका भी हमें पता होना चाहिए। तो वो इंप्रेसिव लग सकता है अगर कोई भी आपका कोड आके चेक करेगा तो। अब टेस्ट कर लेते हैं कि अभी भी हमारा index.js वर्क कर रहा है क्या। nodemon app.js एंड इट्स सेइंग इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे जो लिस्टिंग कंट्रोलर है, अब लिस्टिंग कंट्रोलर के अंदर हमारी पूरी फाइल आ गई है। हमें लिस्टिंग कंट्रोलर का एक सिंगल फंक्शन चाहिए विच इज इंडेक्स। इसको सेव कर लेते हैं एंड नाउ आवर सर्वर इज रनिंग। वील गो टू लोकल होस्ट 8080/listings। तो ये हमारे लिए काम कर रहा है। कैसे पता चल रहा है काम कर रहा है? क्योंकि सारी चीज़ें रेंडर हो रही हैं, विच इज़ बेसिकली द एंटायर पॉइंट ऑफ हैविंग इंडेक्स। अब नेक्स्ट हम इसी तरीके से सारे के सारे कॉलबैक्स की फंक्शनैलिटीज़ को कंट्रोलर के अंदर शिफ्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले अपने न्यू राउट के कॉलबैक को यहाँ से कर लेते हैं कट एंड listings.js में जाके कर देंगे module.exports। इस कॉलबैक को हम नाम दे देते हैं रेंडर न्यू फॉर्म इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिस्टिंग कंट्रोलर डॉट रेंडर न्यू फॉर्म। उसी तरीके से अपने शो राउट को भी कॉपी कर सकते हैं। listing.js के अंदर जाके module.exports इज डॉट शो लिस्टिंग इज इक्वल टू, हम चाहें तो इन्हें कुछ भी नाम दे सकते हैं, बस बेसिकली हम यहाँ पे वो नाम देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे क्लियर हो कि इस कॉलबैक का काम क्या है। तो ये हो गया लिस्टिंग कंट्रोलर डॉट शो लिस्टिंग। पोस्ट के लिए जा सकते हैं एंड इसे कर लेंगे कट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट क्रिएट लिस्टिंग नाम दे देते हैं इसे, सेव एंड यहाँ पे आके क्रिएट लिस्टिंग। ये हमारे लिए एडिट का फॉर्म रेंडर कर रहा है, तो इसे भी सेम नाम दे देते हैं विच इज़ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट रेंडर एडिट फॉर्म एंड यहाँ पे आके लिख देंगे रेंडर एडिट फॉर्म। इसे हम कह देते हैं अपडेट लिस्टिंग module.exports.update listing is equal to this function। एंड जो हमारे डिलीट का कॉल बैक होता है, या तो हम इसे डिलीट लिस्टिंग कह सकते हैं या फिर हम इसे डिस्ट्रॉय लिस्टिंग भी कह सकते हैं। तो कई बार इंडस्ट्री के अंदर कुछ कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जिसके अंदर डिलीट नहीं जबकि डिस्ट्रॉय वर्ड जो है वो यूज होता है। बाकी हम कुछ भी लिख सकते हैं। सो वील राइट डिस्ट्रॉय लिस्टिंग इज इक्वल टू दिस थिंग एंड इसे कर लेते हैं सेव। अब हम अपने कोड पर अगर जाके देखें तो हमें क्लियरली पता चल रहा है अब हमारे जो राउट्स हैं वो कोड हमारा और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया है राउटिंग वाला, एंड वो क्लियरली और ज़्यादा सिंपल टू अंडरस्टैंड है। ये हमारा न्यू राउट है जिसमें पता चल रहा है जैसे ही /new पे रिक्वेस्ट आएगी पहले चेक करेंगे क्या यूज़र लॉग्ड इन है, तो ये मिडलवेयर ट्रिगर होगा। उसी के बाद हमारा जो न्यू फॉर्म है वो हमारे पास रेंडर होके आ रहा होगा। अगर हम पोस्ट राउट पे जाएं तो क्रिएट करने के लिए नई लिस्टिंग को पहले चेक होगा यूजर लॉग्ड इन है क्या, उसके बाद चेक होगा जो लिस्टिंग हम सेंड करने की क्रिएट करने की कोशिश करें वो एक वैलिड लिस्टिंग है क्या, एंड उसके बाद फाइनली हम अपनी लिस्टिंग को क्रिएट कर देंगे। और अगर क्रिएशन के अंदर हमें कुछ चेंजेस लाने होंगे तो हम अपने कंट्रोलर के अंदर जाके चेंजेस करेंगे।
तो ये सारी चीज़ें हमने अपने कंट्रोलर के अंदर शिफ्ट कर दी हैं, MVC को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। एक बार सारी फंक्शनैलिटीज़ चेक कर लेते हैं। तो अभी हम ऑल लिस्टिंग्स के अंदर है, ऐड न्यू लिस्टिंग करने जाएंगे। तो यहाँ पर वी कैन लॉग इन विद डेमो एंड डेमो। तो हमने लॉग इन कर लिया, इसको कह देते हैं लेट्स क्रिएट अ विला, ग्रेट प्लेस, एंड प्राइस इसका रख देते हैं इन इंडिया, इन जैसलमेर। ऐड कर दी, न्यू लिस्टिंग क्रिएटेड। कहाँ पे आई है हमारी न्यू लिस्टिंग? यहाँ पे क्रिएट होकर आ गई। इसे चाहे तो एडिट कर सकते हैं, एडिट करके वील मेक द प्राइस टू बी 3000। एडिट कर दिया एंड वी कैन ऑल्सो डिलीट दिस लिस्टिंग। डिलीट कर दिया तो हमारी लिस्टिंग डिलीट हो गई। तो बेसिकली सारी लिस्टिंग की फंक्शनैलिटीज काम कर रही है, बस हमने चेंजेस कहाँ किए? हमने कोड के अंदर चेंजेस किए, हमने रीफॉर्मेटिंग अपने कोड के अंदर की। अब नेक्स्ट चीज जो हम कर सकते हैं वो हम अपने MVC फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर आर रिव्यूज एंड फॉर आर यूजर्स। तो सबसे पहले अपने रिव्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। रिव्यूज़ के लिए कंट्रोलर्स में जाके हम क्रिएट करेंगे reviews.js, एंड reviews.js के अंदर अपने सबसे पहले तो राउट भी ओपन कर लेते हैं। राउट के अंदर सबसे पहले तो हमें अपने इस पोस्ट राउट के लिए अपना नया कंट्रोलर क्रिएट करना है। राउट्स में सबसे पहले तो ये पोस्ट राउट वाला कॉल बैक हम शिफ्ट करेंगे, इसे कट कर लेते हैं एंड यहाँ पे लिख देंगे module.exports.create review is equal to this entire functionality, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे create, या ऊपर require कर लेते हैं पहले, const review controller is equal to require controller से हमारा reviews.js, एंड यहाँ पे पास कर देंगे review controller dot create review। सेव, एंड साथ के साथ यहाँ पर हमारा ये जो लिस्टिंग मॉडल एंड रिव्यू मॉडल है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, इसे रिक्वायर कर लेते हैं। कॉन्स लिस्टिंग इज इक्वल टू रिक्वायर मॉडल्स के अंदर हमारा लिस्टिंग मॉडल, एंड सिमिलरली रिव्यू इज गोइंग टू बी रिक्वायर मॉडल्स के अंदर हमारा रिव्यू। सेव कर लेते हैं, एंड नेक्स्ट एक और अपना डिलीट राउट भी चेंज करते हैं। इस चीज़ को यहाँ से कट करेंगे एंड module.exports.destroy review। ऑल्दो डिस्ट्रॉय थोड़ा सा हार्ड साउंड करता है, बट दिस इज समटाइम्स द इंडस्ट्री कन्वेंशन। हो सकता है जिस कंपनी के अंदर आप जाके फुल टाइम जॉब कर रहे हो वहाँ पे ऑलरेडी जो पैटर्न फॉलो होता है उसमें हमेशा डिस्ट्रॉय लिखा जाता है। तो इसे कह देते हैं डिस्ट्रॉय रिव्यू। सेव, एंड इसे भी टेस्ट कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे। इफ आई वांट टू ऐड अ रिव्यू टू दिस लिस्टिंग, सो आई विल हैव टू लॉग इन करके डेमो से लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन हमने कर लिया, एंड फाइनली अब हम रिव्यू के लिए ग्रेट एक्सपीरियंस हियर सबमिट कर दिया हमने रिव्यू, एंड सबमिट कर दिया। साथ के साथ हम इसे चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमने रिव्यू को डिलीट कर दिया। तो हमारी रिव्यूज़ की फंक्शनैलिटी काम कर रही है, एंड सेम चीज़ हम रिपीट करने वाले हैं अपने यूज़र्स के लिए। तो उसके लिए नया कंट्रोलर बना लेते हैं, वील कॉल इट users.js, एंड साथ के साथ user.js वाला राउट ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट चीज़ हम करेंगे कि अपने पोस्ट वाले कॉल बैक को शिफ्ट करेंगे। तो ये एसिंक्रोनस फंक्शन पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं, module.exports. अब ये जो हमारा पोस्ट राउट है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये हमारे लिए साइन अप कर रहा है। तो इसे हम डायरेक्टली साइन अप भी कह सकते हैं। साइन अप इज गोइंग टू बी दिस थिंग, एंड यहाँ पे हम रिक्वायर कर लेते हैं कॉन्स्ट यूज़र कंट्रोलर इज इक्वल टू रिक्वायर और ./controller/users.js, एंड यहाँ हम यूज़ करेंगे अपना यूज़र कंट्रोलर .signup। साथ के साथ इसे भी यहाँ से कट कर लेते हैं, एंड इसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे module.exports. इसे हम कहेंगे रेंडर साइनअप फॉर्म इज इक्वल टू दिस फंक्शनैलिटी रेंडर साइनअप फॉर्म। इसे कह देते हैं रेंडर लॉगिन फॉर्म,
module.exports.render login form is equal to this thing. यहाँ पे आके render login form. इस कॉल बैक को यहाँ से हम या पूरे एसिंक्रोनस को यहाँ से हम कट कर देते हैं एंड इसे हम कहेंगे लॉगिन module.exports.login is equal to this thing and we'll call it लॉगिन. अच्छा, इवन दो हमें से लॉगिन नहीं कहना चाहिए. लॉगिन क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि एक्चुअल जो लॉगिन का काम है वो हम नहीं करा रहे. हमने जो स्क्रैच में कोड लिखा है ये लॉगिन करने के लिए नहीं है. ये तो सक्सेसफुल लॉगिन हो जाए उसके बाद क्या करना है वो काम करवाने के लिए ये वाला मेथड या ये वाला कॉल बैक हमारे पास है. एक्चुअल लॉगिन तो हमारे लिए पासपोर्ट ऑटोमेटिकली करवा रहा है, बट फिर भी फॉर सिंप्लिसिटी हम इसको लॉगिन कहने वाले हैं. साथ के साथ एक लॉग आउट के लिए क्रिएट कर लेते हैं. इतना पार्ट हमें कट करना पड़ेगा. We'll call it module.exports.logout is equal to this method. And यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे अपने लॉगआउट को. इसको कर लेते हैं सेव एंड यूजर्स की भी सारी फंक्शनैलिटीज एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं. इफ़ आई वांट आई कैन साइन अप एज ए यूज़र. इसको कह देते हैं random@gmail.com and same password. ओके, यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड. तो यूज़र्स के अंदर जाके हम रिक्वायर कर लेते हैं यूज़र इज़ इक्वल टू रिक्वायर ./models/user. सेव एंड रिफ्रेश. दोबारा से random@gmail.com एंड फाइनली रैंडम. तो हमने साइन अप कर लिया. है. अब अगर हम चाहें कि हमें एक नया रिव्यू क्रिएट करना है, बैड सबमिट, तो ये हमारे पास एक नया रिव्यू क्रिएट हो गया विद आवर यूज़र नेम. हम चाहें तो इस रिव्यू को डिलीट कर सकते हैं. किसी और का रिव्यू अगर हम डिलीट करना चाहें तो उसके लिए आ जाएगा आई एम नॉट दी ऑथर. हम चाहें तो लॉग आउट कर सकते हैं, दोबारा लॉगिन भी कर सकते हैं अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड से. तो हमने दोबारा से लॉगिन कर लिया. तो इस तरीके से हमारी यूज़र्स की भी सारी फंक्शनैलिटीज़ काम कर रही हैं. तो ये हमने की है रीस्ट्रक्चरिंग इन द फॉर्म ऑफ एन MVC फ्रेमवर्क जो हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट किया है. अच्छा, ये जो हमने MVC फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया है इसको आप चाहें तो जब हम अपने मेजर प्रोजेक्ट को अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड कर रहे होंगे तो वहाँ पर जब हम अपना डिस्क्रिप्शन लिखते हैं बुलेट पॉइंट्स में कि इस प्रोजेक्ट में हमने क्या क्या किया है, उसमें हम MVC फ्रेमवर्क को भी मेंशन कर सकते हैं कि वी हैव इम्प्लीमेंटेड अ फुल स्टैक प्रोजेक्ट यूजिंग द MVC फ्रेमवर्क. तो उससे क्लियर हो जाता है कि हाँ, आपने डेटाबेसेस भी यूज़ किए हैं, मॉडल्स यूज़ किए हैं, व्यूज़ यूज़ किए हैं और आपने कंट्रोलर्स को भी यूज़ किया है. तो हाँ, अच्छा खासा डेवलपमेंट लेवल है हमारे पास. तो MVC एज अ कीवर्ड आप चाहें तो हमारे जो प्रोजेक्ट के 3-4 बुलेट पॉइंट्स हैं जिनको हम लिखते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं छोटा सा मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं router.route के बारे में. अब अभी तक हमने क्या किया था, जब भी हमने अपने राउट्स की बात की है तो शुरुआत में हमने अपने सारे जो कॉल बैक हैं वो app.get, app.post इस फॉर्म में अपनी app.js फाइल के अंदर लिखे थे. उसके बाद हमने क्या किया, बेस्ड अपॉन वो किस चीज़ से रिलेटेड है उनको हमने अपनी राउट्स फाइल के अंदर शिफ्ट कर दिया. अब लिस्टिंग रिलेटेड सारे के सारे राउट्स जो हैं वो router.get, router.post इस तरीके से अब हम एक्सेस कर रहे हैं. रिव्यूज़ के अंदर भी उसी तरीके से हमने लिखा है, user.js के अंदर भी हमने उसी तरीके से लिखा है राउट्स के अंदर. अब ये जो सारे के सारे राउटर की फॉर्म में हमने अपने राउट्स डिफाइन किए हैं, इन्हें और एक कॉम्पैक्ट तरीके से लिखने का तरीका होता है विच इज़ router.route. इफ वी गो टू द एक्सप्रेस डॉक्यूमेंटेशन, एक्सप्रेस के अंदर अगर हम राउटर के अंदर जाएं तो राउटर के अंदर router.route नाम का एक मेथड होता है. इट रिटर्न्स एन इंस्टेंस ऑफ अ सिंगल राउट विच यू कैन देन यूज टू हैंडल HTTP verbs with optional middlewares. यूज router.route टू अवॉइड डुप्लीकेट राउट नेमिंग एंड thus टाइपिंग एरर्स. यानी router.route हमें एक फंक्शनैलिटी देता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास डिफरेंट राउट्स हैं जिनके कॉमन पाथ हैं तो उन कॉमन पाथ के डिफरेंट जो वर्ब्स हैं उनको हम कंबाइन कर सकते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे 3-4 ऐसे राउट्स हैं जो /user ID से स्टार्ट हो रहे हैं. उसके अंदर हमारी पुट रिक्वेस्ट भी आ रही है, पोस्ट रिक्वेस्ट भी आ रही है, डिलीट रिक्वेस्ट भी आ रही है. तो हमने क्या किया, वो सारे के सारे कॉल बैक्स हमने यहीं पर लिख दिए. हमारी गेट रिक्वेस्ट भी यहीं पे आ गई, हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट भी यहीं पे आ गई, हमारी डिलीट रिक्वेस्ट भी यहीं पे आ गई. और बार बार इन रिक्वेस्ट के अंदर हमें ये नहीं बताना पड़ा कि पाथ कौन सा है. पाथ हम कितनी बार बता रहे हैं, पाथ हम सिर्फ एक बार बता रहे हैं. ये बेसिकली एक तरीका होता है इंश्योर करने का कि हम सेम पाथ को बार बार ना डिफाइन कर रहे हो अपने डिफरेंट राउट्स के अंदर. तो इसीलिए हम कॉम्पैक्ट फैशन में चीज़ों को लिख सकते हैं. तो router.route को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, हम सेम पाथ वाले राउट्स को कंबाइन कर लेंगे.
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो पाथ हैं, एक ये हमारा इंडेक्स राउट है, एक ये हमारा पोस्ट राउट है, जिन दोनों के पास रिक्वेस्ट आ रही है हमारे रूट राउट के पास। तो इन्हें रीफॉर्मेट करने के लिए हम लिख सकते हैं राउटर डॉट राउट, एंड हमें पता है हमारी रिक्वेस्ट आ रही है डॉट स्लैश पे। उसके बाद हमारी जो गेट रिक्वेस्ट वाला पार्ट है इसे कॉपी कर लेते हैं एंड ये पेस्ट कर देंगे, एंड फिर हमारी जो पोस्ट रिक्वेस्ट वाला पार्ट है इसे कॉपी कर लेते हैं एंड ये यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमने क्या किया, सेम पाथ के अंदर यानी राउटर के अंदर राउट हमने डिफाइन कर दिया, और इसी सेम राउट के ऊपर अगर गेट रिक्वेस्ट आती है तो वो यहाँ पे आ जाएगी, पोस्ट रिक्वेस्ट आती है वो यहाँ पे आ जाएगी। एंड अब गेट एंड पोस्ट के अंदर हमें बार बार अपने पाथ को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से गेट ये हो गया, पोस्ट ये हो गया, तो अब ये इजीली रीडेबल कोड है और ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी हो गया। मतलब हमें पता है कि गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट अगर इस राउट पे आती है तो वो किस तरीके से हैंडल होगी। हम चाहें तो अब हम अपना इंडेक्स राउट यहाँ से हटा सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो डिलीट आर क्रिएट राउट। इसे सेव कर लेते हैं। चेक करने के लिए कि सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं क्या, अपनी वेबसाइट पे जाएंगे एंड रिफ्रेश करेंगे तो ऑल लिस्टिंग्स अभी भी वर्क कर रहा है। और अगर हम किसी एक पर्टिकुलर लिस्टिंग पे जाएं तो शो लिस्टिंग वाली चीज़ें भी हमारे लिए वर्क कर रही हैं। एंड लॉग इन करके हम चाहें तो एक रैंडम लिस्टिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। लॉग इन किया, इस तरीके से वी कैन ऐड सम रैंडम इन्फॉर्मेशन, ऐड कर दिया तो हमारे लिए हमारी न्यू लिस्टिंग क्रिएट होके आ गई। यानी दोनों जो राउट्स हमने रिकन्फिगर किए वो हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। अब सेम चीज़ हम कर सकते हैं स्लैश आईडी के लिए। तो स्लैश आईडी हमारे शो राउट में भी आता है, स्लैश आईडी हमारे अपडेट राउट में आता है। तो इन्हें कंबाइन करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़, यहाँ पे आ जाते हैं हम, राउटर डॉट राउट, दिस इज स्लैश आईडी। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक गेट रिक्वेस्ट आ जाएगी, एंड फिर हमारे पास हमारी पुट रिक्वेस्ट आ जाएगी, एंड हमारी डिलीट रिक्वेस्ट भी इसी के अंदर हम कंबाइन कर देंगे। सो वी कैन कॉपी इट एंड वी कैन कंबाइन द डिलीट रिक्वेस्ट। यहाँ से शो को हम हटा सकते हैं, यहाँ से अपडेट को हम हटा सकते हैं, एंड यहाँ से अपने डिलीट को भी अब हम हटा सकते हैं क्योंकि इसे हमने ऊपर लिख दिया है। तो इसे कर लेते हैं सेव राउटर डॉट राउट के अंदर। अब हमें बार बार अपना पाथ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो गेट से भी पाथ हटा सकते हैं, पुट से भी हम अपने पाथ को रिमूव कर सकते हैं, एंड डिलीट से भी हम अपने पाथ को रिमूव कर सकते हैं। इसे सेव कर लेंगे, एंड अपने इस जो न्यू वाला राउट है इसे हम थोड़ा सा ऊपर रखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने अपने न्यू राउट को इस राउट के बाद में रखा तो उससे क्या होगा, न्यू को हमारा जो राउटर वाला लॉजिक है वो आईडी की तरह इंटरप्रेट करेगा, और ये जो न्यू आईडी है इसको फिर डेटाबेस के अंदर सर्च करने की कोशिश करेगा, तो वो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास एरर आ सकता है। तो अब जो हमने कोड लिखा है इसको देखें अगर, तो ये थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट हो गया है। हमारे इस राउट से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे कॉल बैक्स यहाँ पर आ गए हैं, ये राउट वाले तीनों कॉल बैक्स हमारे यहाँ पर आ गए हैं, एंड इस तरीके से अब हमने बेटर तरीके से चीज़ों को फॉर्मेट कर लिया है। वी कैन ऑल्सो टेस्ट सम ऑफ द फंक्शनैलिटीज़। ये जो लास्ट में हमने क्रिएट किया था इसके लिए इफ आई लॉग इन विद डेमो एंड डेमो, तो यहाँ पर हम जा सकते हैं, वी कैन एडिट इट टू लेट्स से 5000, एडिट हो गया, एंड हम चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमारी सारी राउट वाली फंक्शनैलिटीज़ काम कर रही हैं। सेम चीज़ हम कर सकते हैं अपने रिव्यू एंड यूज़र के लिए। रिव्यू के अंदर तो दो ही राउट्स हैं तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूज़र्स के अंदर चाहें तो हम अपने साइन अप एंड साइन अप को कंबाइन कर सकते हैं, एंड हम अपने लॉगिन एंड लॉगिन को कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वी कैन राइट राउटर डॉट राउट, राउट के अंदर हमारे पास आ जाएगा हमारा साइन अप वाला राउट, एंड डॉट गेट, साथ के साथ हम अपने पोस्ट को भी कॉपी कर लेंगे। तो ये आ जाएगा डॉट पोस्ट, एंड यहाँ से अपने साइन अप को हम कर सकते हैं रिमूव। तो ये हमारा राउटर डॉट राउट हो गए साइन अप के लिए। गेट रिक्वेस्ट आई तो ऐसे हैंडल होगी, पोस्ट रिक्वेस्ट आई तो हमारे पास ऐसे हैंडल होगी। सेम चीज़ लॉगिन के लिए कर सकते हैं, राउटर डॉट राउट स्लैश लॉगिन। इस गेट रिक्वेस्ट को कर लेते हैं यहाँ पर कॉपी, एंड इस पोस्ट रिक्वेस्ट को कर लेते हैं यहाँ पर कॉपी। इनके अंदर से हम अपने पाथ्स को रिमूव कर सकते हैं,
एंड इन्हें कर लेते हैं हम डिलीट एंड इसे सेव कर लेंगे। तो अब ये कोड जो है और ज़्यादा कॉम्पैक्ट बन के आ गया। हम चाहें तो दोबारा थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू यूज़र कॉल्ड random2@gmail.com एंड random2 साइन अप किया, साइन अप हो गया। एंड अब चाहें तो लॉग आउट करके हम दोबारा लॉग इन कर सकते हैं टू random2 एंड random2, इसे कर लेते हैं लॉग इन एंड नाउ वी आर लॉग्ड इन अगेन। तो इस तरीके से हमने थोड़ी सी और रीफॉर्मेटिंग कर दी इन द फॉर्म ऑफ router.route। नेक्स्ट हम रीस्टाइल करने वाले हैं अपने रेटिंग्स वाले कंपोनेंट को। तो अभी के लिए अगर हम किसी भी लिस्टिंग पर जाते हैं एंड इफ़ वी लुक एट द रेटिंग, तो रेटिंग अभी के लिए हमने स्लाइडर की फॉर्म में दी हुई है। यानी रेटिंग यहाँ पे आके 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। बट अगर कभी भी फर्स्ट टाइम आके यूज़र जिसने इस वेबसाइट को बिल्ड नहीं किया, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति आके इसे फॉर्म को देखेगा तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा कि इन रेटिंग्स का क्या मतलब है। जनरली वेबसाइट्स पे जो रेटिंग होती है वो हमारी स्टार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। इवन इफ़ वी गो टू द एयरबीएनबी वेबसाइट, तो यहाँ पे अगर किसी भी रैंडम लिस्टिंग के लिए हम जाएंगे और उसकी रेटिंग देखेंगे, तो इस तरीके से जब भी हमें रेटिंग दिखाई देती है वो कुछ स्टार्स की फॉर्म में दिखाई देती है, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाता है, विजुअली क्लियर हो जाता है कि किस तरीके का एक्सपीरियंस या किस तरीके का रिव्यू इस लिस्टिंग को मिला है। तो हम भी क्या करेंगे, अपनी रेटिंग का जो फॉर्मेट है, जो उसकी स्टाइलिंग है, उसको चेंज करेंगे टू अ स्टार लाइक स्टाइलिंग। एंड उसको करने के लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड द रेटिंग लाइब्रेरी, इट्स कॉल्ड स्टारेबिलिटी। अब स्टारेबिलिटी के अंदर कई सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, यानी डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो हमारे स्टार्स के लिए अवेलेबल हैं। अगर हम जाके देखें तो एक तो है कि हम बेसिक रेटिंग यानी इस तरीके से इंप्लीमेंट करें अपने स्टार्स को। लेट्स सपोज हमें 3 स्टार रेटिंग देनी है तो हम इस तरीके से 3 स्टार रेटिंग को सेट कर सकते हैं, 2 स्टार रेटिंग को सेट कर सकते हैं। तो एक तो बेसिक रेटिंग स्टाइलिंग है। इसके अलावा यहाँ पे और भी कई सारे स्टाइल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्लॉट मशीन स्टाइल, जिसमें स्टार्स हमें ऊपर नीचे मूव होते हुए दिखेंगे। एक ग्रोइंग स्टार रेटिंग है, 3 स्टार अगर हमने दिया तो इस तरीके से आएगा। ये हमारा ग्रोइंग एंड रोटेटिंग स्टार रेटिंग है। फेडिंग स्टार रेटिंग हमारे पास है। देयर इज दिस चेक मार्क रेटिंग एंड इस तरीके से और भी डिफरेंट हैं। आप चाहें तो इनमें से कोई भी जाके इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट हम जो यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द स्लॉट मशीन रेटिंग। अब इनको सबको इंप्लीमेंट करने का ऑलमोस्ट सेम ही तरीका होता है, तो ज़्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अबाउट द प्रोसेस। बेसिकली इन्होंने क्या किया है, ऑलरेडी एक लाइब्रेरी, स्टारेबिलिटी इज अ लाइब्रेरी, जिसके अंदर इन्होंने कई सारे डिफरेंट CSS फाइल्स बना दी है। हमें सिर्फ उसमें से एक किसी CSS फाइल को इंक्लूड करना है अपने कोड के अंदर, एंड कुछ बेसिक कोड है जिसको हमें अपने EJS के अंदर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ स्टारेबिलिटी CSS पर अगर जाएंगे तो डिफरेंट CSS फाइल्स हैं। इसमें हमें डिसाइड करना है हमें कौन से टाइप की स्टाइलिंग चाहिए। अगर आपको बेसिक रेटिंग चाहिए तो उसके लिए हम ये बेसिक वाली जो CSS है इसको कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हमें चाहिए स्लॉट मशीन वाली, यानी स्टारेबिलिटी स्लॉट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे पूरा का पूरा कोड, एंड यहाँ पर अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर CSS में जाके एक और नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम कहेंगे rating.css, जिसमें हमें पता होगा कि यहाँ पे रेटिंग रिलेटेड हमने सारी की सारी CSS लिखी हुई है। इसको सेव कर लेते हैं एंड अभी के लिए इसे कर देते हैं जाके क्रॉस। अब सबसे पहले तो जो हमारी rating.css है इसे हम इंक्लूड कर लेंगे अपने बॉयलर प्लेट के अंदर। तो व्यूज़ में जाएंगे, लेआउट्स में जाएंगे एंड बॉयलर प्लेट में। बॉयलर प्लेट में जाके हमें एक CSS फाइल को इंक्लूड करना है, तो अपने हेड टैग के अंदर लास्ट में जाके हम इंक्लूड कर सकते हैं लिंक href, इसे कह देते हैं /style/rating/css/rating.css एंड रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट। तो ये हमने अपनी रेटिंग को यानी रेटिंग की स्टाइलिंग को इंक्लूड कर लिया। अब यूजेज का प्रोसेस कैसा है, अगर हम अपने डॉक्स पे जाएं तो रीडमी के अंदर हम पढ़ सकते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई जो CSS फाइल है उसको अपने हेड टैग के अंदर इंक्लूड करना है। अब यूज़ करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये इन्होंने फील्ड सेट एंड इनसाइड का एक पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसकी मदद से प्रॉपर रेटिंग हमारे लिए डिस्प्ले होकर आ जाएगी। तो इस पूरे कोड को एक बार के लिए हम कॉपी कर लेते हैं एंड बॉयलर प्लेट को क्रॉस करके हम क्या करेंगे, अभी हमारी रेटिंग कौन से पेज पे दिखाई देती है, अभी अगर ऑल लिस्टिंग्स के अंदर जाएं तो हमारी रेटिंग यहाँ पे जब हम लीव अ रिव्यू यानी हमारा show.ejs वाला जो पेज है उसके ऊपर दिखाई देती है। तो लिस्टिंग्स के अंदर जो हमारा show.ejs है हम यहाँ पर जाने वाले हैं एंड ऑल रिव्यूज़ के अंदर या लीव अ रिव्यू के अंदर ये जो हमारा फॉर्म है इसी के अंदर
दिस इज़ माई रिव्यू फॉर्म, जिसको रिव्यू क्रिएट करने के लिए भेजा जाता है। इसी के अंदर जहाँ हम रेटिंग ले रहे हैं, रेटिंग के जस्ट नीचे हम क्या करेंगे, अपना एक फील्ड सेट क्रिएट कर देंगे। यानी ये वो सेम कोड है जो हमने सिर्फ यहाँ से क्या किया है, अपनी गिटहब डॉक्यूमेंटेशन से रीडमी फाइल से ही उठाया है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें इन्होंने ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग क्लास बनाई हुई है स्टारेबिलिटी बेसिक के नाम से। इसे बस स्टारेबिलिटी बेसिक की जगह हमें स्टारेबिलिटी स्लॉट करना है। और यहाँ पर इन्होंने इनपुट हमें दिए हुए हैं कि इस तरीके से आप अपने इनपुट्स डिफाइन कर सकते हो। बेसिकली दे आर यूजिंग रेडियो बटन्स टू इम्प्लीमेंट स्टार्स। इसे कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पे जाके एक बार कर लेते हैं रिफ्रेश कर लिया तो हमें क्या दिखाई देने लग गया, हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट न्यू है हमारे लिए, फर्स्ट रेटिंग, एंड ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट न्यू है। एंड यहाँ पे जाके अगर आप हवर करोगे तो यू कैन सी द स्लॉट मशीन लाइक जो हमारी एनिमेशन है उसे हम वर्क करते हुए देख सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ 2 पर अगर क्लिक करेंगे तो 2 स्टार रेटिंग हो जाएगी, 5 पे क्लिक करेंगे तो 5 स्टार रेटिंग हो जाएगी, 3 पे क्लिक करेंगे तो 3 स्टार रेटिंग हो जाएगी। तो ये तो है हमारा रेटिंग लेने वाला प्रोसेस। एंड इसके अलावा हम चाहें तो रेटिंग को, अपने स्टार्स को यहाँ भी दिखा सकते हैं ऑलरेडी सेव्ड रिव्यूज़ के अंदर। इसके अंदर दिखाने के लिए हम एक बार करेंगे स्क्रॉल डाउन एंड हमें जो अपना रिजल्ट है, तो शोइंग द स्टैटिक रिजल्ट। स्टैटिक रिजल्ट कहने का क्या मतलब है, एक तो है कि हम यहाँ पे आके रेटिंग ले रहे हैं, तो इसमें क्या है, एनिमेशन की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे हम डायनेमिक रेटिंग ले रहे हैं जिसको यूज़र चेंज कर सकता है। पर एक बार अगर किसी ने अपनी रेटिंग दे दी, रिव्यू के अंदर रेटिंग ऐड कर दी, तो लेट्स सपोज किसी ने 5 स्टार ऐड किया, 1 स्टार ऐड किया, तो इसको एडिट कर पाना अभी के लिए हमने कोई फंक्शनैलिटी नहीं डाली, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये रेटिंग क्या है, ये एक स्टैटिक रेटिंग है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर अगर हमें स्टैटिक रेटिंग को ऐड करना है तो उसके लिए हम इस पैराग्राफ को कॉपी कर सकते हैं। बेसिकली हमारी जो क्लास होगी दैट विल बी स्टारेबिलिटी रिजल्ट, एंड इसके अंदर जितने भी स्टार्स हम शो करना चाहते हैं फील्ड, उन्हें हम डेटा रेटिंग इस फील्ड के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसे कॉपी कर लेते हैं एंड इसे हम पेस्ट करेंगे ऑल रिव्यूज़ के अंदर। जो हम इंडिविजुअल रिव्यू कार्ड दे रहे हैं उसके अंदर ये जो हम रेटिंग दे रहे हैं, इससे जस्ट नीचे एक और पैराग्राफ हम ऐड कर देते हैं स्टारेबिलिटी रिजल्ट नाम से। अब जाके अगर रिफ्रेश करेंगे तो इस बार क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे अपने स्टार्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो अभी तो हमारे स्टार की जो रेटिंग है, तो नंबर ऑफ स्टार्स अभी हमने फिक्स कर रखे हैं, सेट कर रखे हैं 2 3, तो इसीलिए यहाँ पे भी 3 स्टार्स दिखा रहा है, यहाँ पे भी 3 स्टार दिखा रहा है। अगर कोई और नया रिव्यू क्रिएट होगा तो उसके लिए भी 3 स्टार्स दिखाएगा। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितने स्टार्स लिखे हुए हैं उसके हिसाब से नंबर ऑफ स्टार्स दिखाई दें हमारे स्टैटिक के अंदर, तो इस डेटा रेटिंग को वी कैन सेट दिस वैल्यू टू रिव्यू रेटिंग, यानी रिव्यू डॉट रेटिंग। तो यहाँ पे अपना EJS ऐड कर देते हैं। इनफैक्ट ये वाला जो है इसे हम कंप्लीटली अब हटा सकते हैं। अपने इस पैराग्राफ को एक और हम क्लास दे देते हैं कार्ड टेक्स्ट नाम से। तो ये हमारी डेटा रेटिंग हो गई एंड रेटेड 3 स्टार्स की जगह चाहें तो कोई भी टेक्स्ट ना लिखें तो भी चल जाएगा। तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया। रिफ्रेश करेंगे तो इस बार दिस इज गोइंग टू बी 5 स्टार्स एंड दिस इज गोइंग टू बी 1 स्टार। तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इसको 5 स्टार रेटिंग मिली थी यूजर से, इसे 1 स्टार रेटिंग मिली थी। एंड ये जो रेटिंग है इसे हम शिफ्ट भी कर देते हैं टू जस्ट बिलो द ऑथर नेम। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये डेमो है, इसने 5 स्टार रेटिंग दी है, ये हमने अपने कमेंट्स ऐड किए हैं। ये जो सेकंड डेमो है इसने 1 स्टार रेटिंग दिया और ये हमने अपने कमेंट्स ऐड किए हैं। तो इस तरीके से हम अपनी स्टैटिक रेटिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्लस अब जो मेन पार्ट है वो है हमारी डायनेमिक रेटिंग वाला। अभी के लिए हमारा ये जो रेटिंग स्लाइडर था उससे ज़्यादा क्लियरली पता नहीं चल रहा था, पर स्टार से क्लियरली पता चल रहा है कि हम 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार का मतलब हम सबको जनरली पता होता है। तो अब ये जो हमारी स्लाइडर वाली रेटिंग थी इसको कंप्लीटली हटा के हम अपनी स्टार वाली रेटिंग को अपने फॉर्म के इनपुट के अंदर भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए show.ejs में ही अपने फॉर्म पर आ जाते हैं एंड बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ अपना ये जो डिव है इसे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं अराउंड फील्ड सेट। यहाँ पे हमारा फील्ड सेट खत्म हो रहा है तो हमारा डिव यहाँ पर आ जाएगा। साथ के साथ ये जो लेबल है इसे भी कॉपी कर लेते हैं। फील्ड सेट के अंदर एक लेबल हमारे पास आ जाएगा एंड इतने वाले पार्ट को अब हम चाहें तो इसे लेट्स कमेंट इट आउट। हमारा नेम क्या होना चाहिए जिसे हम बैकएंड के अंदर भेज रहे हैं एज द रेटिंग, इट इज़ रिव्यू रेटिंग। तो यहाँ पे आके जो इनपुट हम ले रहे हैं रेडियो बटन्स की फॉर्म में उसे भी हम सेम नेम देंगे। रेटिंग की जगह ये हमारे पास रिव्यू रेटिंग हो जाएगा। साथ के सारे के सारे जो इनपुट्स हैं उनके अंदर भी हम सेम नेम को कॉपी कर सकते हैं। इसे कर लेते हैं सेव। तो इस तरीके से हमारे रिव्यूज़ आ जाएंगे। रिफ्रेश किया एंड यहाँ से एक जो लेजेंड है इससे हम रिमूव कर लेते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
रिफ्रेश करेंगे, सो दिस इज़ गोइंग टू बी द रेटिंग। अब इसके अंदर 6 स्टार्स हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये पार्ट चाहें तो कम्प्लीटली हम हटा सकते हैं। वी हैव द क्लास, उसके अंदर हमारे पास फील्ड सेट है। फील्ड सेट के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो एक लेबल आ रहा है, लेबल इज़ फॉर रेटिंग। एक बार इस लेबल को भी कमेंट आउट कर देते हैं, रिफ्रेश करेंगे, ओके। तो अब हमारे पास हमारे जो स्टार्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। एंड इस लेबल को यहाँ से कट करके हम फील्ड सेट के जस्ट ऊपर पेस्ट करने वाले हैं। रिफ्रेश किया, नाउ दिस इज़ फॉर रेटिंग। तो हम अपनी रेटिंग्स को ऐड कर सकते हैं, हम अपने कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, फाइनली हम चीज़ों को सबमिट कर सकते हैं। अब ये जो रेटिंग है, क्योंकि हमने इसे नेम दे दिया है रिव्यू रेटिंग, तो अब ये क्या करेगी, ऑटोमेटिकली जब बैकएंड के अंदर जाएगी तो रेटिंग की वैल्यू जो होगी वो इन रेडियो बटन्स की वैल्यू से एक्सेस होगी। तो अगर रेटिंग 1 दी है तो वैल्यू 1 जाएगी, वैल्यू 2 दी है, वैल्यू 3 दी है, तो इस तरीके से। एंड अभी के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट है, दैट इज़ इक्वल टू 0। बट हमारे सिस्टम के अंदर बैकएंड के अंदर 0 स्टार्स का हमने कोई मतलब नहीं माना। हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए स्टार्स की वो 1 से 5 के बीच में होनी चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम अपने जो नंबर ऑफ स्टार्स है उनको 1 रखेंगे। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। अब 1-2 सैम्पल रेटिंग्स ऐड करके देखते हैं। हम 3 स्टार रेटिंग इसे देने वाले हैं, वील कॉल इट एवरेज। सबमिट कर दिया, सो वी नाउ हैव अ 3 स्टार रेटिंग। उसके अलावा लेट्स सपोज हमने किसी भी स्टार को टिक नहीं किया और हम ऐसे ही सबमिट कर देंगे, पुअर एक्सपीरियंस। सबमिट कर दिया तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 1 स्टार रेटिंग क्रिएट होकर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे रिव्यूज़ काम कर रहे हैं। अब अभी के लिए जो स्टार्स हैं उनकी फॉर्मेटिंग अगर आप देखोगे, पेज के ऊपर देखोगे, तो ये स्टार्स का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। एंड साथ के साथ हम चाहें तो इनके अंदर थोड़े से और चेंजेस कर सकते हैं। वी कैन इनफैक्ट इफ़ वी वांट वी कैन चेंज ऑल ऑफ द स्टाइलिंग अवेलेबल। हम इनके अंदर बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, हम कलर को चेंज कर सकते हैं स्टार का, या कुछ भी चाहें तो हम अपनी CSS फाइल के अंदर जो rating.css है उसके अंदर चेंजेस करके हम इवेंचुअली अपनी स्टार्स के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम उतना ज़्यादा निटपिक नहीं करेंगे। अभी के लिए हमारी बस स्टार वाली जो फंक्शनैलिटी है उसको हमें बिल्ड करना था, जिसको हमने रीस्टाइल कर दिया है। अब नेक्स्ट हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर इमेज अपलोड। यानी अभी के लिए जब भी हमें एक न्यू लिस्टिंग को क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपनी इमेज का लिंक ऐड करना पड़ेगा। बट जनरली कोई भी प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर लिंक ऐड करने की बजाय क्या किया जाता है, उसके ऊपर चीज़ें हमें अपलोड करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड के लिए अगर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, या पासपोर्ट बनवाने के लिए अगर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, तो उसका जनरली हमसे लिंक नहीं मांगते। तो जनरली वो जो डॉक्यूमेंट है पूरा का पूरा हमसे अपलोड करवा लिया जाता है। अगर हम किसी भी वेबसाइट को यूज़ करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फेसबुक पे पोस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमसे किसी पिक्चर का लिंक नहीं मांगा जाता, हम डायरेक्टली अपनी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को अपलोड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम अपलोड वाली जो फंक्शनैलिटी है उसको बिल्ड करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस इमेज लिंक फंक्शनैलिटी। अब ये जो इमेज अपलोड वाली फंक्शनैलिटी है, इवन दो हम इसे अपने आज के चैप्टर के अंदर एक छोटे पार्ट की तरह कर रहे होंगे, बट अगर आप एक्चुअली इसको करने बैठोगे, मतलब अगर आपको होमवर्क में दिया जाए कि आपको इसे स्क्रैच से करना है, तो हो सकता है इसको बिल्ड करने में आपको कई दिन लग जाए, क्योंकि ये ऐसा फीचर है जिसको आपको रिसर्च करके बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सर्च करना पड़ेगा कि हमारा अभी जो फॉर्म है उसके अंदर हम कैसे इमेज को अपलोड कर सकते हैं, कौन सी फील्ड्स होंगी, और अगर कोई इश्यूज़ आएंगे तो उन इश्यूज़ को फिक्स कैसे करना है। फिक्स करने के बाद कौन से थर्ड पार्टी टूल्स हैं जिनको हमें यूज़ करना पड़ सकता है। तो इमेज अपलोड इवन दो हम तो अभी क्लास के अंदर कर रहे हैं, पर उस फंक्शन को, उस फीचर को बिल्ड कैसे करना है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने टाइम लगा दिया है। तो इसीलिए आपको जब हम इमेज अपलोड के बारे में बात करेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें नहीं पता चलेंगी, कई सारी चीज़ें आपको ऐसी पता चलेंगी जिसमें आप ये सोच सकते हैं कि अगर इसे मुझे खुद से इंप्लीमेंट करना होता तो मैं कैसे करता। ऑब्वियसली अगर इसे खुद से इंप्लीमेंट करना होता तो जितने टाइम में हम क्लास में इसे कंप्लीट कर पाएंगे उतने टाइम में हम इंडिविजुअली बैठ के इसे नहीं कंप्लीट कर पाते, हमें और एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता चीज़ें, टूल्स वगैरह रिसर्च करने में। बट हमारा वही टाइम हमारे प्रोजेक्ट में, मतलब क्लासेस के अंदर बच रहा है। बट हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इस तरीके की अगर और भी फंक्शनैलिटीज़ हैं जिनको आप ऐड करना चाहो किसी और प्रोजेक्ट में या इसी प्रोजेक्ट में अपने खुद के टाइम पे, तो उसमें हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ सकता है रिसर्च करने के लिए। तो इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। साथ के साथ इमेज अपलोड ऐसी चीज़ है जो कोर बेसिक्स नहीं है किसी भी वेबसाइट का। मतलब इमेज अपलोड अगर आपको ना भी आता हो तो भी चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी डेवलपमेंट इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि इमेजेस कैसे अपलोड करते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर या वीडियोस कैसे अपलोड करते हैं, वो आपको पता ही पता होना चाहिए। अब हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि जितनी भी हमारी कोर फंक्शनैलिटीज होती हैं जो हमें पता ही पता होनी चाहिए वो हमने फेज 2 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे वो एक्स्ट्रा फीचर्स एंड एडेड फंक्शनैलिटीज़ के लिए करेंगे, जो अगर हमें बिल्कुल याद नहीं रहती कंप्लीटली तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस हम अपने प्रोजेक्ट को और ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इमेज अपलोड का प्रोसेस हम करेंगे कैसे।
अब अभी हमारा जो नई लिस्टिंग को क्रिएट करने वाला फॉर्म है, इसके अंदर 2 प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी इमेज को अपलोड नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला इश्यू इस फॉर्म के अंदर जिसकी वजह से इमेज अपलोड नहीं हो सकती, वो ये है कि जो हमारा फॉर्म है वो बैकएंड के पास फाइल्स सेंड नहीं कर सकता। मतलब अभी ये जो फॉर्म हमने बनाया हुआ है क्रिएट न्यू लिस्टिंग, ये सिर्फ रॉ डेटा सेंड कर सकता है बैकएंड के अंदर जो हम अपने इनपुट के अंदर ले रहे हैं। अभी इसी फॉर्मेट में ये फॉर्म फाइल्स हमारे बैकएंड को सेंड नहीं कर सकता। अब यहाँ फाइल्स कहने का मतलब है फोटोज। वो फोटोज का कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। हम पीएनजी फॉर्म में फोटो अपलोड कर सकते हैं, हम जेपेग फॉर्म में फोटो अपलोड कर सकते हैं, या हम चाहें कि हमें कुछ पीडीएफ अपलोड करवानी है अपने प्लेटफॉर्म पे। बट जिस तरीके से हमने अभी फॉर्म को बनाया है, ये कोई फाइल्स अपलोड करवा के हमारे बैकएंड को सेंड नहीं कर सकता। सेकेंड प्रॉब्लम जो अभी हमारे पास है इमेज अपलोड करने में, कि मान लो लेट्स सपोज हमने किसी ना किसी तरीके से अपने फॉर्म को फिक्स कर लिया और फॉर्म हमारी फोटोज को या जो भी फाइल्स हम सेंड करना चाह रहे हैं बैकएंड को फाइल सेंड कर सकता है, लेकिन फिर उन फाइल्स को बैकएंड पे आने के बाद हम सेव कहाँ पर करवाएंगे? हमारा जो मोंगोडीबी डेटाबेस है, हमें ऑलरेडी पता है मोंगोडीबी के अंदर बीसन फॉर्मेट में हमारा डेटा सेव होता है, जेसन, उसी से हमारा बीसन यानी बाइनरी जेसन फॉर्मेट में। लेकिन ये जो हमारा बीसन फॉर्मेट होता है, इसमें लिमिट होती है कि हमारे जो इंडिविजुअल डेटा आइटम है उस पर एक लिमिट है साइज की, कि इसी साइज का डेटा आप स्टोर करवा सकते हो। एंड जनरली वो लिमिट हमारी फाइल्स को स्टोर नहीं करेगी। हो सकता है हम कोई हाई क्वालिटी अच्छी पिक्चर अपलोड करना चाह रहे हैं अपनी लिस्टिंग के लिए, जो जनरली हर कोई करना चाहता है। अगर एयरबीएनबी पे जाके हम अपने जो विला है या कोई भी हमारी प्रॉपर्टी है उसको हम जाके लिस्ट करेंगे, तो हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे आए, तो हम उसकी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करके डालेंगे। उसमें हो सकता है पिक्चर्स का साइज बड़ा हो, पर ऐसे में बीसन की क्या आ जाती है, लिमिट आ जाती है, जिसकी वजह से मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर फाइल्स जनरली पिक्चर्स होगी, पीडीएफ्स होगी, उनको हम स्टोर करवाना प्रेफर नहीं करते। तो ये सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है, विच इज द फाइल लिमिट, या इसको हम साइज लिमिट कह देते हैं। ये जो एग्जैक्ट लिमिट है, या मोंगोडीबी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, बट जनरली इसको हम एक्सटेंड करने की कोशिश नहीं करते। और जनरली जब भी मोंगोडीबी डेटाबेस होता है तो उसके अंदर हम फाइल्स को या इस तरीके की चीज़ों को हम स्टोर करवाना प्रेफर नहीं करते। तो अपने इमेज अपलोड वाले फीचर को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें अपनी इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यानी हम एक्चुअली करने क्या वाले हैं, हम सबसे पहले तो अपने फॉर्म को केपेबल बनाएंगे कि वो फाइल्स को फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक सेंड कर पाए। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, दैट विल बी टू मेक आवर फॉर्म केपेबल ऑफ सेंडिंग फाइल्स। एक बार हमारा फॉर्म बैकएंड के अंदर फाइल्स को सेव कर पाएगा, मतलब बैकएंड फाइल्स रिसीव करना स्टार्ट कर देगा, तो उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होगा इन फाइल्स को कहीं पे सेव करवाना। अब हमें पता है कि हम इन फाइल्स को मोंगो के अंदर सेव नहीं करवाएंगे, तो हम इन फाइल्स को कहाँ पे सेव करवाने वाले हैं, उसके लिए हम एक थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ करेंगे। अब ये थर्ड पार्टी सर्विस हम चाहें तो कोई भी हो सकती है। जनरली अगर हमारा प्रोडक्शन बेस्ड एनवायरनमेंट होता है, यानी कंपनीज कहाँ पे अपनी फाइल सेव करवाती हैं, कोई हो सकता है AWS के सर्वर पे अपनी फाइल सेव करवाता हो, कोई हो सकता है गूगल क्लाउड पे फाइल सेव करवाता हो, कोई हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे अपनी फाइल सेव करवाता हो। तो इस तरीके से कई सारी क्लाउड सर्विसेज हैं। क्लाउड सर्विसेज यानी किसी और रेंटेड कंप्यूटर पे जो क्लाउड के अंदर है हम अपनी फाइल्स को सेव करवा रहे हैं। अब वो क्लाउड नहीं होता, वो एक्चुअली फिजिकल कंप्यूटर्स होते हैं, डेटा सेंटर्स होते हैं जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, बट हमें वो बिना किसी फिजिकल सर्वर के हमें एक नया कंप्यूटर मिल जाता है जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं, डेटा को सेव करवा सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली अ क्लाउड सर्वर दैट वी यूज। अब ये जो क्लाउड सर्वर है उसके लिए काफी सारी फेमस वेबसाइट है, AWS हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, बट अभी के लिए हम प्रोडक्शन लेवल पे चीजें नहीं कर रहे, अभी के लिए हम प्रोजेक्ट लेवल पे यानी डेवलपमेंट लेवल पे चीजें कर रहे हैं। तो इसीलिए हम एक और थर्ड पार्टी सर्विस यूज करेंगे जो उतनी शायद वेल नोन ना हो, एंड इस थर्ड पार्टी का हम फ्री वर्जन यूज करेंगे। अब प्रोजेक्ट्स के लिए फ्री वर्जन में हमारा सारा काम हो जाएगा, बट बेसिकली अगर हम अपनी सेम वेबसाइट को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल हम किसी कंपनी के लिए कोई वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं या प्रोडक्शन स्टेज के लिए कोई वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं, तो उस केस में हमें पेड सर्विसेज लेनी पड़ेगी अपने डेटा को स्टोर कराने के लिए। क्योंकि अगर हम कोई ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जिसपे थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ यूजर्स आते हैं, तो उस वेबसाइट के लिए आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि उन सारे यूजर्स का फिर बहुत सारा डेटा हो जाता है जिसको कोई भी जो थर्ड पार्टी सर्विस है वो फ्री में नहीं सेव करवाएगी। तो अभी के लिए अपने प्रोजेक्ट के लिए हम फ्री सर्विसेज, फ्री टियर यूज करेंगे। एंड इन जनरल आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो उसके लिए कोशिश करनी है कि आप फ्री सर्विसेज को यूज करो। पेड सर्विसेज जनरली हम तब यूज करते हैं जब हम या तो अपने प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा स्केल करना चाह रहे हैं लोगों तक, या फिर हम किसी कंपनी के लिए अपने कोड को लिखना चाह रहे हैं। तो हम एक थर्ड पार्टी फ्री सर्विस यूज करेंगे जो क्या करेगी, हमारी फाइल्स को सेव करवाने का काम करेगी। इसका काम होगा टू सेव आवर फाइल्स। एंड एक बार हमारी फाइल सेव हो जाती है तो ये थर्ड पार्टी सर्विस क्या करेगी, हमें अपनी फाइल का एक URL दे देगी
URL या इसको हम लिंक कह सकते हैं। यानी ये हमारी थर्ड पार्टी सर्विस है, इसने हमारे लिए फोटो को सेव करवा लिया। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे थर्ड पार्टी सर्विस हो गई हमारी गूगल ड्राइव। तो हम ऑटोमेटिकली कोड की फॉर्म में क्या कर रहे हैं, गूगल ड्राइव को कह रहे हैं कि हमारे लिए फोटो सेव करवा लो। गूगल ड्राइव फोटो सेव करवा लेगी, गूगल ड्राइव में फोटो हमने अपलोड कर दी। पर गूगल ड्राइव पे हम फोटो को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ड्राइव के लिंक से। तो जैसे गूगल ड्राइव पे कोई भी फाइल अपलोड करने के बाद हमें लिंक मिल जाता है, वैसे यहाँ पे भी क्या होगा, थर्ड पार्टी सर्विस हमारे लिए फाइल सेव करवाएगी और हमें उसका कोई URL दे देगी, लिंक दे देगी। फिर हमारा थर्ड स्टेप होगा टू सेव दिस लिंक इन मोंगो। यानी पहले भी MongoDB के डेटाबेस के अंदर इमेज का लिंक ही सेव हो रहा था, पर ये जो लिंक था ये हमें यूजर दे रहा था। इस बार यूजर से तो हम फाइल सेंड करवाएंगे, फाइल अपलोड करवाएंगे, हम फिर उस फाइल को किसी थर्ड पार्टी सर्विस के अंदर सेव करवाएंगे और वो हमें एक लिंक दे देगी और उस लिंक को हम अपने MongoDB डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास हमारी इमेज की भी एक्सेस रह जाएगी, हम उसे कभी भी चाहें तो शो करवा सकते हैं, एडिट करवा सकते हैं, सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक 3 स्टेप प्रोसेस होगा, 3 स्टेप फ्लो होगा, जिसकी मदद से हम अपनी इमेज अपलोड वाले फीचर को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। अब सबसे पहली चीज़ जो हम करने वाले हैं वो है टू मैनिपुलेट आवर फॉर्म। हमारा जो new.ejs वाला फॉर्म है, अभी इस फॉर्म के अंदर हम कोई भी फाइल्स बैकएंड के पास सेंड नहीं कर सकते। एंड उसको ना सेंड कर पाने का रीज़न ये है कि हमारा जो फॉर्म है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो फॉर्म है वो URL एनकोडेड डेटा हमारे बैकएंड के पास भेज रहा है। यानी जब हम यहाँ पर आते हैं अपने राउट्स के अंदर, अगर हम या app.js के अंदर अगर हम आए तो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर लाइन भी लिखी है एज अ मिडलवेयर। हमारी एक्सप्रेस से फॉर्म के अंदर से हम अपना URL एनकोडेड डेटा जो है उसे पार्स कर रहे हैं। तो अभी हमारा फॉर्म सिर्फ URL एनकोडेड डेटा भेज सकता है, बट अगर हम कभी भी अपने फॉर्म से फाइल्स को सेंड करना चाहते हैं तो उस केस में हम अपने फॉर्म के लिए एक नया पैरामीटर, नई फील्ड ऐड करते हैं विच इज कॉल्ड enc टाइप। इसको हम एनकोडिंग टाइप भी कह सकते हैं। तो जब भी हमें फाइल्स को सेंड करना होता है, ये किसी भी तरीके की फाइल्स हो सकती हैं, हमारी पिक्चर्स हो सकती हैं, हमारी PDF फाइल्स हो सकती हैं, तो किसी भी फॉर्म के अंदर, HTML फॉर्म के अंदर अगर हम फाइल्स को सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फॉर्म का एनकोडिंग टाइप चेंज करना पड़ता है। एंड फॉर्म का एनकोडिंग टाइप चेंज करके हम करेंगे इसे टू मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, जिस भी फॉर्म का एनकोडिंग टाइप होता है वो फॉर्म्स केपेबल होते हैं टू सेंड द फाइल टाइप डेटा टू आवर बैकएंड। तो हम यही सेम चीज़ करने वाले हैं। हमारा जो new.ejs के अंदर, लेट्स गो टू new.ejs, इसके अंदर ये जो हमारा फॉर्म है नई लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए, इसके अंदर हम एक enc टाइप ऐड कर देंगे और ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। एक होता है हमारे पास URL एनकोडेड, जो अभी हमारा करंट बाय डिफॉल्ट फॉर्म है। एक प्लेन टेक्स्ट होता है, एक होता है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। तो इसे हम सिलेक्ट करने वाले हैं एंड इसे कर देंगे सेव। तो अब जो हमारा डेटा टाइप हो गया दैट इज गोइंग टू चेंज टू मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। साथ के साथ अगर हमें इमेज को ऐड करवाना है तो इसी इमेज को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एंड इस बार टाइप में लिंक की जगह हम टेक्स्ट रखते थे, पर इस बार टाइप में हम रखेंगे अपनी फाइल। हम चाहें तो प्लेस होल्डर को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। लेट्स सेव इट वंस एंड रिफ्रेश। तो ये तो हो गया हमारा इमेज लिंक के लिए। एंड यहाँ पर इमेज लिंक की जगह इस बार हम क्या कर सकते हैं, इसे कह सकते हैं अपलोड इमेज, अपलोड लिस्टिंग इमेज। तो हमारा जो इमेज लिंक था उसकी जगह अब फॉर्म को चेंज करके हम अपनी लिस्टिंग इमेज को अपलोड करवाएंगे। तो इमेज अपलोड करने के लिए हम चूज फाइल पर क्लिक कर सकते हैं। वी कैन गो टू एनी फोल्डर जिसके अंदर हमारी इमेजेस हैं एंड लेट्स सपोज हमारे पास ये हमारी कोई इमेज है, JPEG इमेज। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए अब अपलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं और अपने डेटा को भेज सकते हैं। अब ये जो इमेज हम अपलोड कर रहे हैं इसी को हमने नाम दे दिया लिस्टिंग इमेज। तो लिस्टिंग इमेज के अंदर अब जो डेटा आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा। एंड यहाँ से अपना जो इमेज लिंक वाला डिव है इसे हटा देते हैं, सेव कर देते हैं। अब जो हमारा फॉर्म दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो अब लेट्स ट्राई एंड सी कि इस फॉर्म को सबमिट करने से क्या होगा। new.js के साथ हम इसे ओपन कर लेते हैं अपने राउट्स के अंदर, listing.js को। यहाँ पर हमें पता है जब भी हमारा फॉर्म सबमिट होता है तो हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट जाती है टू दिस राउट। तो इसे हम अभी के लिए कॉमेंट आउट कर देते हैं और एक और नया पोस्ट के लिए राउट क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स आएगा और इसके अंदर सिंपली रिस्पॉन्स के अंदर हम सेंड कर देंगे अपनी request.body को। पहले क्या होता था, request.body के अंदर सारा का सारा डेटा होता था फॉर्म का। इस बार हमें देखना है कि request.body के अंदर क्या डेटा होने वाला है। इसे सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे। लेट्स लॉग इन टू क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग। लॉग इन हमने कर लिया। यहाँ पे एक न्यू लिस्टिंग कर लेते हैं, इसे
कह देते हैं टेस्टिंग इमेज, रैंडम कुछ भी हम प्राइस डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। फाइल चूज करने के लिए लेट्स ऐड लिस्टिंग इमेज 1, इसको हमने ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड कर दिया, रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्स में हमारे पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आई है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर का जो डेटा है उसे हमारा बैकएंड समझ ही नहीं पा रहा है, और उसके लिए बैकएंड के लिए अभी वो डेटा क्या है, एक एम्प्टी इमेज है। एंड इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि हमारे app.js के अंदर अभी जो पार्सिंग हो रही है, फॉर्म के डेटा की जो पार्सिंग हो रही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बैकएंड को नहीं समझ में आता कि फॉर्म डेटा किस फॉर्मेट में भेजेगा, उसको पढ़ना कैसे, तो इसीलिए हम पार्सर्स को यूज करते हैं। तो अभी हमारी जो पार्सिंग हो रही है वो एक्सप्रेस के अंदर URL एनकोडेड फॉर्मेट के लिए हो रही है, यानी फॉर्म में अगर डेटा URL एनकोडेड फॉर्मेट में होगा तो वो पार्स हो जाएगा। बट हम कौन से फॉर्मेट में डेटा भेज रहे हैं, हम तो new.ejs में अपना जो डेटा है इसे भेज रहे हैं मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा फॉर्मेट, और इसे अभी पार्ट करने की फंक्शनैलिटी हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हम एक और नया पैकेज यहाँ पे यूज करने वाले हैं जो हमें फॉर्म डेटा को, इस तरीके के मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा को पार्स करने की फंक्शनैलिटी देता है। तो हम यहाँ पे अपनी एक मल्टर लाइब्रेरी को यूज करने वाले हैं। इफ वी गो टू npm we can simply go to this link and it is called multer. Multer क्या करता है, multer is a Node.js middleware for handling multi-part form data which is primarily used for uploading files. यानी जब भी हमें फाइल्स को अपलोड करना होता है, फॉर्म के अंदर फाइल्स को हम भेजते हैं बैकएंड के पास, तो वहाँ पे हम multer को यूज कर सकते हैं ताकि अच्छे से हमारा जो डेटा है वो पार्स हो जाए। Multer will not process any form which is not multi-part, यानी ये दूसरे फॉर्म्स को प्रोसेस नहीं करेगा, सिर्फ मल्टी-पार्ट वाले फॉर्म्स को अफेक्ट करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। Here let's install it and clear करके let's restart our server। and इसे यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसे हमें रिक्वायर करना पड़ेगा, तो मल्टर को हम रिक्वायर करते हैं एंड उसके बाद एक तरीके से हम इसे इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करने के लिए हम ये लाइन लिखते हैं। तो इससे बेसिकली मल्टर एक फंक्शन मेथड हमारे पास आ जाता है जिसमें हमें बताना पड़ता है कि फॉर्म्स के अंदर जो भी फाइल्स आएंगी उन्हें हम कहाँ पे सेव करवाना चाहते हैं। तो अभी के लिए डेस्टिनेशन जो है वो हमारे लिए कोई भी फोल्डर हो सकता है, कि हम अपने कोड के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे अपलोड्स नाम से, और उसी के अंदर ऑटोमेटिकली हमारी जो फाइल्स हैं वो सेव होती रहेंगी। तो इतने पार्ट को अभी के लिए कॉपी कर लेते हैं एंड वील गो टू आवर राउटर listing.js। इसके अंदर सबसे ऊपर जाके हम रिक्वायर कर सकते हैं, तो हमने मल्टर को रिक्वायर कर लिया एंड हमने अपलोड को रिक्वायर कर लिया। तो यहाँ से हम बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि फॉर्म के डेटा को पार्स करने के लिए हम मल्टर को यूज़ करेंगे, और मल्टर क्या करेगा, फॉर्म के डेटा से फाइल्स को निकालेगा और उन्हें एक अपलोड्स नाम के, ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर देगा एक अपलोड नाम का फोल्डर, एंड उस अपलोड्स नाम के फोल्डर के अंदर उन फाइल्स को सेव करवाएगा। ऑल्दो इसका नाम हमें अपलोड कर रखना है, क्या रखना है उसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी के लिए तो हमें सिर्फ फोल्डर के अंदर सेव करवाने हैं, पर बाद में जाके क्या होगा, बाद में जाके हमें पता है कि हम कोई थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस यूज़ करेंगे अपनी फाइल्स को सेव करवाने के लिए। तो अभी हम जो ये चीज़ कर रहे हैं फोल्डर के अंदर सेव करवाने वाली, ये टेम्पररी चीज़ है। अब ये तो हमने ये बता दिया डेटा यानी फाइल सेव कहाँ पर होंगी, बट फाइल्स को एक्चुअली सेव करवाने के लिए हमारे जो भी राउट्स होते हैं उसके अंदर हम अपना ये मिडलवेयर यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉल्ड upload.single, जिससे हम एक सिंगल फाइल को सेव करवाने की कोशिश कर रहे हैं एंड उसके अंदर हम नाम ऐड कर देते हैं, विच इज़ बेसिकली कि हमारी फाइल के पास क्या नाम होने वाला है, यानी कौन सी फील्ड से हम फाइल निकालना चाह रहे हैं। अभी हम अपनी इमेज फील्ड से फाइल निकालेंगे, तो इसे कॉपी कर लेते हैं एज अ मिडलवेयर और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो हम चाहते हैं जैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट आए स्लैश के ऊपर, वैसे ही सबसे पहले तो मल्टर सेव कर दे इमेज वाली फील्ड में, या इमेज की जगह हम इसे लिस्टिंग इमेज भी कह सकते हैं। दिस इज लिस्टिंग इमेज। लिस्टिंग इमेज से जो सिंगल इमेज आ रही है वो हमारे अपलोड्स फोल्डर के अंदर अपलोड हो जाए एंड उसके बाद हम अपने कॉल बैक को एग्जीक्यूट कर दें। साथ के साथ जैसे ही हम मल्टर को यूज़ करेंगे, जैसे हमारे पास request.body होता था, वैसे ही अब हमारे पास एक नया पैरामीटर आ जाएगा request.file, और request.file के अंदर फाइल रिलेटेड सारा का सारा डेटा स्टोर होता है। तो अभी के लिए request.file में क्या क्या डेटा हमारे पास आएगा फॉर्म से, उसको हम रिस्पॉन्स में ही सेंड करवा रहे हैं। तो इसको भी एक बार सेव कर लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू ऐड अ फाइल अगेन। तो पहले लॉग इन कर लेते हैं, डेमो लॉग इन हमने कर लिया। इसको कह देते हैं टेस्टिंग अपलोड फाइल। हम कोई भी प्राइस रैंडम इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, चूज कर लेंगे फाइल लिस्टिंग इमेज 1। इसे जैसे ही हम ऐड करवाएंगे वैसे ही अब हमारे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट नहीं आ रही, अब हमारे पास ये डेटा आ रहा है। और इस डेटा में क्या क्या चीज़ें हैं,
इस डेटा में सबसे पहले तो हमारी फील्ड का नाम है, फील्ड का नाम हमें पता है। ये कौन सा डेटा है वैसे, ये हमारा रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर का डेटा है। तो जैसे मल्टर को हमने यूज़ किया, हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट फाइल से हमारा फाइल डेटा पार्स होने लग गया। तो फाइल में हमने इमेज भेजी थी, उससे रिलेटेड डेटा है। फील्ड नेम में लिस्टिंग इमेज आ गया, ओरिजिनल नेम में लिस्टिंग इमेज 1.jpg, हमारी जो इमेज का नाम था वो हमारे पास आ गया। एनकोडिंग फॉर्मेट आ गया, हमारा टाइप आ गया विच इज़ इमेज जेपैग। डेस्टिनेशन आ गई कि हमारी फाइल कहाँ पे जाके सेव हुई है, अपलोड कहाँ पे हुई है। तो वो हमारी अब लोकल स्टोरेज के अंदर ही सेव हुई है, और जाके हम चेक भी कर सकते हैं। हमारे जो फोल्डर है मेजर प्रोजेक्ट वाला, इसी के अंदर ऑटोमेटिकली एक अपलोड्स नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया है। ये हमने नहीं क्रिएट किया, ना ही मैंने जाके क्रिएट किया, ये ऑटोमेटिकली मल्टर ने क्रिएट किया है। और इसी के अंदर क्या हुआ, इसी के अंदर हमारी ये जो फर्स्ट फाइल है ये डिफरेंट फॉर्मेट में जाके सेव हो गई है, जिसके अंदर हमारी फाइल का डेटा है। इसकी डेस्टिनेशन का पाथ हमें पता चल गया, फाइल नेम हमारे पास आ गया जिसमें इस फाइल को एक रैंडम नाम मिल गया, साथ के साथ पाथ आ गया। पाथ में क्या है कि अपलोड्स के अंदर इस नाम से आपकी फाइल सेव्ड है, एंड इस फाइल का हमारे पास साइज आ गया। तो डिफरेंट जो डिटेल्स हैं वो रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर हमारे पास आ जाती हैं। हम चाहें तो दोबारा एक बार ट्राई कर सकते हैं। लेट्स गो हियर एंड रीसाइज कर लेते हैं, दोबारा से एक न्यू टेस्ट क्रिएट कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन आ गया, फाइल को चूज़ करेंगे तो लिस्टिंग इमेज 2 रख लेते हैं। इस बार रैंडम प्राइस हमने डाल दिया, ऐड किया, तो ये हमारे पास नया डेटा आ गया। इस बार हमारे पास ओरिजिनल नेम में लिस्टिंग इमेज 2 है और डेस्टिनेशन वही सेम है विच इज़ अपलोड्स। इस बार अपलोड्स के अंदर जाएंगे तो इस फोल्डर में हमारे पास 2 फाइल्स आ गई हैं। तो हमने बेसिक फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर लिया है, यानी अब हमारा जो फॉर्म है वो बैकएंड के पास हमारी फाइल को, ये वाला जो फॉर्म है बैकएंड के पास हमारी फाइल को भेज पा रहा है, एंड वो फाइल हमारे बैकएंड को समझ भी पा रही है। उसे अभी के लिए हम लोकल स्टोरेज के अंदर सेव भी कर रहे हैं। अब सेकंड स्टेप होगा कि लोकल स्टोरेज की जगह उसे कैसे हमें क्लाउड स्टोरेज के अंदर सेव कर पाएंगे। अब नेक्स्ट सबसे पहले हम अपने लिए अपना क्लाउड सेटअप करेंगे, यानी सबसे पहले तो हम अपनी थर्ड पार्टी सर्विस को डिसाइड कर सकते हैं। अब बहुत सारी थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, उसके अंदर हम क्लाउडिनरी नाम की थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ करेंगे। अब ये वैसे तो अपना पेड टियर भी देते हैं, पेड सर्विस भी देते हैं, पर हमें पेड वाली नहीं लेनी, हमें फ्री वाली सर्विस को इसके लिए यूज़ करना है। तो क्लाउडिनरी के लिंक पे जाके, यानी यू कैन सर्च फॉर दिस क्लाउडिनरी, एंड वहाँ पर प्लेटफॉर्म पे जाके हम क्लिक कर सकते हैं एंड वी कैन साइन अप फॉर फ्री। या तो हम अपनी ईमेल से साइन अप कर सकते हैं, नहीं तो हम अपने गिटहब अकाउंट से साइन अप कर सकते हैं। एंड साइन अप करने के बाद हम इसके डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पॉज करना है और एक्चुअली जाके प्लेटफॉर्म पे जाके साइन अप करना है। एंड एक बार आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर साइन अप कर दिया तो बेसिकली वील कम टू दिस डैशबोर्ड। अब क्लाउडिनरी के अंदर इस तरीके से आपको लेफ्ट में ऑप्शंस दिखाई देंगे। सारी की सारी हमें पूरे प्लेटफॉर्म को नहीं समझना, हमें सिर्फ बेसिक चीज़ों को समझना है। डैशबोर्ड के ऊपर हमारे पास देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोडक्ट एनवायरमेंटल क्रेडेंशियल्स। तो बेसिकली ये जो अकाउंट है इसे अपने कोड के अंदर से एक्सेस करने के लिए हमारे पास कुछ API कीज, API सीक्रेट, इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें अपने कोड के अंदर लिखना होता है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू सेइंग कि लेट्स सपोज हमने अपने लिए एक इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट किया है। अब हम चाहते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पे ऑटोमेटिक हमारी तरफ से पोस्ट हो जाए, हर रोज़ का दिन का एक पोस्ट हो जाए, कोई भी रैंडम इमेज हम पोस्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम कोई कोड लिखते हैं। अब ये कोड अगर इस तरीके की फंक्शनैलिटी इसके अंदर लिखी है कि हमारे इंस्टाग्राम को एक्सेस करके उस पर पोस्ट करवा सके, रोज़ ऑटोमेटिक पोस्ट हुए जा रहे हैं या ऑटोमेटिक ट्वीट्स हो सकते हैं, तो इस कोड को पता होना चाहिए कि इस इंस्टाग्राम अकाउंट के क्रेडेंशियल्स क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, बाकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यूज़र नेम क्या है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को यहाँ पे प्रोडक्ट एनवायरमेंटल क्रेडेंशियल्स कह दिया गया है। बेसिकली हमारे कोड को हमारे क्रेडेंशियल्स पता होनी चाहिए। और क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं? क्रेडेंशियल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो हमारे क्लाउड के क्रेडेंशियल्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कोड के अंदर हम क्रेडेंशियल्स को लिखते तो हैं, पर कभी भी उन क्रेडेंशियल्स को हम गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अगर हम कोड शेयर कर रहे हैं तो इन क्रेडेंशियल्स को हम कभी भी शेयर नहीं करते, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अभी तो जैसे हम सिर्फ अपना प्रोजेक्ट ही यूज़ कर रहे हैं, पर कल को अगर ऐसे ही किसी प्लेटफॉर्म पे हम अपने कंपनी की किसी वेबसाइट के लिए अपने क्रेडेंशियल्स हैं उनको अगर कोड के अंदर लिखते हैं, तो अगर वो क्रेडेंशियल्स किसी को भी पता चल जाते हैं, अगर हमने गिटहब पे अपने क्रेडेंशियल्स अपलोड कर दिए, यानी कोड के अंदर फाइल के अंदर यहाँ पे हमारे क्रेडेंशियल्स दिखे हुए हैं और गिटहब पे हमने फाइल अपलोड कर दी, या हमने किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं वो शेयर कर दिए, क्रेडेंशियल्स यानी क्लाउड का नाम शेयर कर दिया, API की शेयर कर दी, API सीक्रेट शेयर कर दिया, एनवायरमेंटल वेरिएबल शेयर कर दिया। आपको तो खैर यहाँ पे मेरे
क्रेडेंशियल्स दिखाई दे रहे होंगे, बट दिस इज अ डेमो अकाउंट विच आई एम नेवर गोइंग टू यूज फॉर एनी प्रोडक्शन लेवल कोड। पर आपको इस तरीके से अपने क्रेडेंशियल्स किसी को शेयर नहीं करने हैं, तो इसीलिए हमारे जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, यानी जो हमारी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, उसे हम अलग से एक फाइल के अंदर लिखते हैं। एंड इनको शेयर ना करवाने के पीछे एक काफी स्ट्रॉन्ग रीजन होता है कि किसी और को क्रेडेंशियल्स मिल गए तो वो बेसिकली आपके अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। और ये तो एक क्लाउड अकाउंट है, इसको अगर एक्सेस कर लिया तो वो अपना जो भी कुछ भी डेटा है वो इसके अंदर स्टोर कर पाएंगे। और कंपनीज के अंदर जनरली हमारे पास पेड टियर होते हैं, तो बेसिकली कोई और आपकी स्टोरेज यूज कर रहा होगा और आप उसके लिए पे कर रहे होंगे। ये तो सिर्फ क्लाउड का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से अगर आप पेमेंट गेटवे की सर्विस यूज कर रहे हो और उसमें एपीआई की सीक्रेट किसी के साथ शेयर हो गया, तो आपकी पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की सभी के पास एक्सेस होगी। अगर और लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर हो गया तो कोई आपका बैंक अकाउंट भी जाके चेंज कर सकता है। तो इसी तरीके से कई सारी डिफरेंट सर्विसेज हैं जो कोडिंग के अंदर यूज होती हैं, बट जनरली उन सर्विसेज के अंदर जो हमारी एपीआई सीक्रेट या दूसरे क्रेडेंशियल्स होते हैं वो हम कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते, ना ही किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करते हैं। और इन सारे के सारे क्रेडेंशियल्स को सेव करने के लिए हम एक स्पेशल फाइल क्रिएट करते हैं विच इज कॉल्ड द .env फाइल। .env फाइल का काम होता है टू स्टोर आवर एनवायरमेंट वेरिएबल्स। अब एनवायरमेंट वेरिएबल्स वो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स कह लो क्रेडेंशियल्स होते हैं जो हमारी किसी ना किसी काम में हेल्प कर रहे होते हैं, पर हम उनको लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो इसीलिए हम भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या करेंगे, इन चीज़ों को अभी के लिए हम क्रॉस कर देते हैं। तो हम भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक .env फाइल को क्रिएट करेंगे। तो सबसे आउटर लेवल पे जाकर ही हम एक .env फाइल क्रिएट करेंगे, और बाय डिफॉल्ट इस फाइल का नाम .env ही होता है हमेशा। और इस .env फाइल में हम अपने क्रेडेंशियल्स को सेव कर सकते हैं। अब क्रेडेंशियल्स को सेव करने का जो फॉर्मेट होता है, यानी .env फाइल एक फिक्स्ड फॉर्मेट के अंदर काम करती है, जिसको हम अपना की वैल्यू पेयर समझ सकते हैं। बेसिकली अगर हमें किसी भी चीज़ को सेव करवाना है तो उसके लिए हम एक की लिखते हैं, फिर हम इक्वल टू लिखते हैं, और फिर हम उस चीज़ की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। तो इस फॉर्मेट में सारी की सारी डिटेल्स हमारी .env फाइल में सेव होती हैं। अब ये जो की है इसे हम अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम इसे चाहें तो स्मॉल लेटर्स में भी कर सकते हैं, बट जनरली हम प्रेफर करते हैं की का नाम जो हो वो कैपिटल लेटर्स में आए। साथ के साथ हम बीच में कोई भी स्पेस या कोई भी कोट्स वगैरह इस तरीके की चीज़ ऐड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई की क्रिएट करनी है, हम अपनी की लिखते हैं सीक्रेट, और हमारा सीक्रेट होने वाला है हेलो वर्ल्ड बाय अपना कॉलेज। तो इस तरीके का हमारा एक सीक्रेट है। तो ये हमारी की हो गई, ये हमारी वैल्यू हो गई, जिसे हमने की वैल्यू पेयर में स्टोर कर लिया। नोटिस करना है यहाँ पे ना हमने बीच में कोई स्पेस दी है, ना हमने कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को ऐड किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बीच में एक इक्वल टू का छोटा सा सिंबल है। इसको सेव कर लेते हैं। अब एक बार एनवायरमेंटल वेरिएबल्स हमारी .env फाइल के अंदर सेव हो गए, तो उसको अब हम प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। हम app.js के अंदर यहाँ पर टॉप पर अपने सबसे पहले एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को प्रिंट करवाएंगे। अब ये जो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स हैं ये .env फाइल से डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं कर पाते, तो इसीलिए इनको एक्सेस करने के लिए हम एक और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे npm की, विच इज़ कॉल्ड .env, जिसका काम होता है कि ये हमारी env फाइल को हमारे बैकएंड के साथ इंटीग्रेट करवाती है। .env is a zero dependency module that loads environmental variables from a .env file into process.env। तो इस फाइल की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, इंडिविजुअली काम करती है, और इसका काम ये होता है .env वाली फाइल के अंदर जो वेरिएबल्स हमने स्टोर किए एनवायरमेंटल वेरिएबल, उनको हम लोड कर सकते हैं टू दिस थिंग कॉल्ड process.env, यानी हमारा जो भी करंट प्रोसेस चल रहा है उसके सारे के सारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स। तो इसे सबसे पहले तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। लेट्स स्टॉप आवर सर्वर एंड इंस्टॉल .env, क्लियर कर लेते हैं, एंड ये हमने सर्वर स्टार्ट कर दिया। अब इसको यूज़ करने के लिए हम इस तरीके से रिक्वायर करते हैं .env.config को, यहाँ पे आ जाते हैं app.js में, एंड हम रिक्वायर करते हैं .env को, एंड उसके साथ हम एक config मेथड है जिसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंड फिर हम प्रिंट करवा सकते हैं process.env को, यानी फिर हम कहीं भी जाके कोड के अंदर एक्सेस कर सकते हैं अपने process.environment वेरिएबल्स को। इसको एक बार सेव कर लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, यहाँ पे काफ़ी सारे एनवायरमेंटल वेरिएबल्स प्रिंट होकर आ गए, पर हमें तो कौन सा चाहिए, हमें तो सिर्फ सीक्रेट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, process.env.secret को प्रिंट करवाएंगे। तो इस बार क्या प्रिंट हुआ, हेलो वर्ल्ड बाय अपना कॉलेज, ये हमारा सीक्रेट वैल्यू थी जो हमारे पास प्रिंट होकर आ गई। तो .env के अंदर जो भी हम की वैल्यू पेयर्स को स्टोर कराते हैं, एनवायरमेंट वेरिएबल्स को स्टोर करवाते हैं, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस process.env. हमारे वेरिएबल का नाम। अच्छा, यहाँ पर एक और लॉजिक है जिसको हम ऐड करना चाहते हैं साथ में। हम एक कंडीशन लगा सकते हैं विच इज़ कॉल्ड process.env.nodeEnvironment env is not equal to
प्रोडक्शन, एंड यहाँ पे जाके हमारी जो फाइल है उसे हम कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे। अब ये चीज़ लिखने का क्या पॉइंट है, बेसिकली अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपने डेवलपमेंट फेज़ के अंदर हैं। 2 फेजेस होते हैं हमारे, पहले भी हमने बात की, डेवलपमेंट फेज़ जिसमें प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, और प्रोडक्शन फेज़ जिसके अंदर प्रोजेक्ट हमारा डिप्लॉय हो जाता है, लोग उसको यूज़ कर पाते हैं। तो डेवलपमेंट फेज़ के अंदर हमारी जो .env फाइल होती है, इसको हम सिर्फ डेवलपमेंट फेज़ के अंदर यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन फेज़ के अंदर यूज़ नहीं करते। तो इसका ये मतलब है कि जब हम इस कोड को बाद में डिप्लॉय करेंगे या गिटहब के ऊपर भी अपलोड करेंगे, कभी भी गलती से भी .environment वाली फाइल को हमें नहीं अपलोड करना है, क्योंकि उसके अंदर हमारे क्रेडेंशियल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स। तो बाद में जब हम होस्टिंग कराएंगे, जब हम डिप्लॉय करेंगे, तो जो सारे क्रेडेंशियल्स हम यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं, बाद में उनको स्टोर करवाने का हम एक दूसरा तरीका देखेंगे। तो डिप्लॉयमेंट के टाइम पे हम एक नया एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे विच इज गोइंग टू बी नोड एनवायरनमेंट, और नोड एनवायरनमेंट की वैल्यू हम डिप्लॉयमेंट के बाद सेट कर देंगे टू प्रोडक्शन। अभी क्या है, अभी हम प्रोडक्शन पे नहीं है, तो जब हमारे एनवायरनमेंट की वैल्यू प्रोडक्शन पर नहीं है तब हमें .env को यूज़ करना है, और बाकी केसेस में .env को यूज़ नहीं करना। तो ये हमारा बेसिक लॉजिक है जिसको हम लिखना चाह रहे हैं। अभी क्योंकि हम डेवलपमेंट फेज़ में, प्रोडक्शन में नहीं है, तो हेलो वर्ल्ड बाय अपना कॉलेज हमारे सीक्रेट को हम एक्सेस कर पाएंगे। इसको अभी के लिए यहाँ से हटा देते हैं। तो बेसिकली हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है, हमें सीक्रेट, ये वाला सीक्रेट स्टोर नहीं करना, हमें अपने क्लाउडेनरी के जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको स्टोर करना है। तो उसमें सबसे पहले तो अपना क्लाउड नेम स्टोर कर लेते हैं। क्लाउड नेम को कॉपी कर लेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं क्लाउड नेम इज इक्वल टू, कोई स्पेस नहीं देनी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट लाइन पे आएंगे तो कोई सेमीकोलन, कॉमा कुछ नहीं डालना हमें। नेक्स्ट चीज़ हम क्रिएट करेंगे अपनी API की, इसको कॉपी कर लेते हैं, विल कॉल इट क्लाउड API की इज इक्वल टू दिस वैल्यू। साथ के साथ API सीक्रेट को कॉपी कर लेते हैं, विल कॉल इट क्लाउड API सीक्रेट इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो अभी के लिए ये 3 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिनको हम सेव करवा रहे होंगे, इनको सेव कर लेते हैं। एंड इस फाइल को अब भूल जाते हैं कि ये फाइल थी भी क्या, इसको हम दोबारा एक्सेस नहीं कर रहे होंगे अभी के लिए एटलीस्ट। एंड आ जाते हैं वापस से अपने app.js के अंदर, आ गए, इसको क्रॉस कर देते हैं, राउट्स के अंदर जाके listing.js में इस राउट के अंदर आ जाते हैं। तो अभी के लिए क्या हो रहा था, अभी के लिए मल्टर क्या कर रहा था, लोकल स्टोरेज के अंदर, मतलब इस अपलोड्स फोल्डर के अंदर हमारी फाइल्स को अपलोड करवा रहा था। बट अब हम फाइनली स्टार्ट करेंगे क्लाउडेनरी के ऊपर अपनी फाइल्स को अपलोड करवाना। अब जब भी हम फाइल्स को स्टोर करवाने का काम करते हैं तो वहाँ पर हम अगर मल्टर एंड क्लाउडेनरी को साथ में यूज़ कर रहे हैं, तो ये इतने फ्रीक्वेंटली यूज टूल्स हैं कि इनको इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि इनके लिए काफ़ी सारी लाइब्रेरीज ऑलरेडी बिल्ड हो रखी हैं जो हमें हेल्प कर सकती है हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो उसके लिए हम अपनी 2 NPM लाइब्रेरीज को यूज़ करेंगे। वन इज़ कॉल्ड क्लाउडेनरी एंड वन इज़ कॉल्ड मल्टर स्टोरेज क्लाउडेनरी। यानी जब हम मल्टर को क्लाउडेनरी के साथ यूज़ करते हैं तो हम इस लाइब्रेरी को भी यूज़ करते हैं। तो इन दोनों को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। आई अंडरस्टैंड कि हम बहुत सारी थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरीज हैं वो इस सेक्शन के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, पर इनको इंस्टॉल करना ईजी है। एंड अगर हमें काफ़ी ज़्यादा लग रहा है हैवी चीज़ तो उसमें घबराने की बात नहीं है, ये एक्चुअली हैवी टॉपिक है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं तो बहुत ईजिली आपको बोल पा रही हूँ कि हाँ हम इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे, बट अगर हम खुद से कोई भी नया फीचर इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो उसमें चीज़ें रिसर्च करने में, चीज़ें सर्च करने में हमें टाइम लगता है। तो वो टाइम लगाना ज़रूरी भी होता है डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, बट अभी के लिए क्योंकि हम फीचर बिल्ड करने पे ध्यान दे रहे हैं तो वो टाइम मैंने ऑलरेडी बैकएंड में लगा दिया, तो उसमें हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स गो टू NPM एंड वी आर गोइंग टू गो फॉर क्लाउडेनरी। यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारी क्लाउडेनरी लाइब्रेरी है, इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ के साथ क्लाउडेनरी के साथ वन इज़ गोइंग टू बी मल्टर स्टोरेज क्लाउडेनरी। इसे जाके हम इसे भी कॉपी करके इंस्टॉल कर लेते हैं एंड इसे कर देंगे हम क्लियर। अब इन लाइब्रेरीज़ को यूज़ कैसे करना है, इन्हें यूज़ करने के लिए हम अपनी एक इंडिविजुअल अलग से फाइल बनाएंगे जिसको हम कहेंगे क्लाउड कॉन्फ़िग। तो बेसिकली क्लाउडेनरी की जो कॉन्फ़िगरेशंस है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, उनको हम पहले सेव करवाना चाहेंगे। यानी हम अपने कोड को बताएंगे कि उसे अगर क्लाउडेनरी वाले अकाउंट को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करें। जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर हमारे पास इंस्टाग्राम अकाउंट है और हम कोड के अंदर इंस्टाग्राम अकाउंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसके बाद कोड को कैसे पता चले, उसके पास कुछ क्रेडेंशियल्स होने चाहिए, कुछ लॉजिक होना चाहिए। वही सेम चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर हम क्लाउडेनरी को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हमारे कोड के अंदर कुछ हमें पीस ऑफ कोड ऐसा लिखना पड़ेगा, फंक्शनैलिटी ऐसा लिखनी पड़ेगी जो इस अकाउंट को एक्सेस कर पाए। फाइल अपलोड करने से पहले उस अकाउंट को एक्सेस करना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम एक नई फाइल बनाएंगे
विच इज़ गोइंग टू बी cloudconfig.js। cloudconfig.js में सारा कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट करेंगे। इन 2 लाइनों को सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। इसमें हम अपने क्लाउडनरी के वर्जन 2 को रिक्वायर कर रहे हैं एंड अपने मल्टी स्टोरेज क्लाउडनरी को रिक्वायर कर रहे हैं। अब रिक्वायर करने के बाद सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगर करना होता है चीज़ों को, यानी हम यहाँ पर एक ऐसा एक्स्ट्रा कोड लिखेंगे जो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में आपको नहीं दिखेगा, बट ये हमारे क्लाउडनरी की डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिख जाएगा। वील कॉल इट cloudinary.config। cloudinary.config के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स पास करते हैं। किसी चीज़ को कॉन्फ़िगर करने का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना। तो हम अपने बैकएंड को अभी क्लाउडनरी के अकाउंट के साथ जोड़ने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी, हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी जो हमारे .env फाइल के अंदर सेव्ड है। तो यहाँ पे एक तो हमें चाहिए होगा हमारा क्लाउड नेम, दिस इज गोइंग टू बी process.env हमारा इनफैक्ट इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा क्लाउड नेम। इसके अलावा हमें चाहिए होगी एक API की। API की के लिए हमें चाहिए अपना क्लाउड API की, तो process.env.cloud API की। एंड उसके अलावा हमें चाहिए होगा अपना API सीक्रेट, तो वील नीड process.env.cloud API सीक्रेट। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है, ये जो प्रोसेस के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर हमारे जो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स हैं, यानी .env के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, इनको तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर यहाँ पे जो क्लाउड नेम API की API सीक्रेट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर हमें डिटेल सेंड करनी होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यही नाम इनको सेंड करके दे रहे होंगे। तो ये हमने क्लाउडनरी को कॉन्फ़िगर कर लिया, इसको सेव कर लेते हैं अभी के लिए। एंड नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे वो है कि अपनी स्टोरेज को अपने लिए डिफ़ाइन करेंगे। तो इतने पार्ट को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम एक स्टोरेज नाम का वेरिएबल बनाएंगे विच इज़ गोइंग टू बी न्यू क्लाउडनरी स्टोरेज। स्टोरेज कहने का मतलब है कि गूगल ड्राइव पे आपने एक फोल्डर बना लिया जिसके अंदर आप फाइल्स को अपलोड कर रहे हैं, तो हमें बताना पड़ेगा हम अपनी फाइल्स को, क्लाउडनरी का अकाउंट तो हमने बना लिया जैसे हम गूगल ड्राइव का अकाउंट बना लेते हैं, पर उसमें कहाँ पे जाके कौन से फोल्डर के अंदर स्टोर करना है फाइल्स को, वो इन्फॉर्मेशन बताने के लिए हमें अपने फोल्डर का नाम बताना पड़ेगा। इस फोल्डर के नाम को लेट्स कॉल इट wanderlust एंड इसको wanderlust लेट्स कॉल इट डेवलपमेंट या डेव। तो हमें पता है wanderlust हमारी जो वेबसाइट है उसके डेवलपमेंट फेज़ के लिए हम इस फोल्डर को यूज़ कर रहे हैं। हमारे जो फॉर्मेट्स हैं उसके अंदर हम बता सकते हैं कि फाइल का एक्सपेक्टेड फॉर्मेट क्या होगा। इनफैक्ट यहाँ फॉर्मेट की जगह वी आर गोइंग टू यूज़ अलाउड फॉर्मेट्स, और अलाउड फॉर्मेट्स के अंदर हम एक एरे पास कर देंगे जिसमें हम PNG भी अलाउ कर रहे हैं, हम JPG भी अलाउ कर रहे हैं, हम JPEG भी अलाउ कर रहे हैं। तो ये 3 फॉर्मेट्स हैं जिनको हम अलाउ कर रहे हैं। अभी के लिए जो पब्लिक आईडी है इसे हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने अपनी स्टोरेज अपने लिए डिफाइन कर दी कि हमें क्लाउडनरी के अकाउंट पे ये नाम का फोल्डर चाहिए जिसमें इस तरीके की फाइल्स हम सेव करवा सकते हैं। हम चाहे तो PDF फाइल्स भी चूज़ कर सकते थे, जो भी हम फाइल अपलोड करना चाहते हैं। उसके बाद ये जो क्लाउड कॉन्फ़िग फाइल है ये 2 चीज़ों को एक्सपोर्ट कर देगी। तो module.exports में हमारे पास 2 चीज़ें हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। एक तो हम क्लाउडनरी को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एंड दूसरा हम इस फाइल से अपनी स्टोरेज को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें cloud.config की हेल्प से हम एक्सपोर्ट कर देंगे। एंड इन्हें हम यूज़ कहाँ करेंगे, इन्हें हम यूज़ करेंगे अपने listing.js के अंदर। तो हम चाहें तो अपने सर्वर को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। अब listing.js के अंदर इन्हें रिक्वायर कर लेते हैं const, या इनफैक्ट इसे हम यहाँ पे एक लाइन अपलोड से एक लाइन ऊपर रिक्वायर करेंगे const storage is equal to require // हमारी cloudconfig.js। तो cloudconfig.js से अभी के लिए हम अपनी स्टोरेज को रिक्वायर करेंगे। तो ये हमारे पास स्टोरेज आ गई। एंड मल्टर क्या कर रहा था, पहले बाय डिफॉल्ट हमारे अपलोड्स नाम के फोल्डर के अंदर फाइल्स को अपलोड कर रहा था, पर हम चाहते हैं जो फाइल्स हैं कहाँ पे जाके अपलोड हों, ये हमारी क्लाउड की स्टोरेज में अपलोड हों। क्लाउड की स्टोरेज यानी क्लाउडनरी की स्टोरेज। तो यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है इस पूरे पार्ट को हटा के हम यहाँ लिख सकते हैं अपनी स्टोरेज। तो अब मल्टर क्या करेगा, मल्टर बाय डिफॉल्ट हमारी फाइल्स को हमारी क्लाउडनरी की स्टोरेज में जाके सेव करवाएगा। एंड इतने पार्ट को कर लेते हैं सेव। तो अभी के लिए हमारा काफ़ी अच्छा खासा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, यानी हमारा अब जो फॉर्म है वो अपने फाइल डेटा को सेंड भी कर पाएगा बैकएंड को। बैकएंड में अब वो डेटा पार्स भी हो जाएगा मल्टर के थ्रू, एंड अब वो हमारे क्लाउडनरी वाले अकाउंट में जाके सेव भी हो जाएगा। इसको कैसे होते हुए देखते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। लेट्स लॉग इन टू डेमो एंड डेमो। लॉगिन कर लिया। अब एक नई लिस्टिंग को हम ऐड करेंगे। न्यू लिस्टिंग को ऐड करने के लिए इसको कह देते हैं टेस्ट क्लाउड अपलोड।
इसके अंदर कुछ भी रैंडम डिटेल्स हैं हम ऐड कर सकते हैं, और इसके लिए फ़ाइल को चूज़ कर लेते हैं। हम अपनी लिस्टिंग इमेज 1 को यहाँ पे भेजेंगे। लिस्टिंग इमेज 1 को एक बार चेक भी कर लेते हैं। बेसिकली दिस इज़ आर लिस्टिंग इमेज 1, जिसको मैंने पहले ही इंटरनेट से रैंडमली इमेजेस कुछ हैं डाउनलोड करके रखा हुआ है। लेट्स चूज़ इट। लिस्टिंग इमेज 1 हमारे पास आ गई, इसको हमने ऐड कर दिया। तो ऐड कर दिया तो आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही इस बार हम क्लिक करेंगे ना, ऑटोमेटिकली एकदम से, जैसे इंस्टेंटली पहले हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता था, इस बार इंस्टेंटली फॉर्म सबमिट होकर रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इस बार थोड़ा सा टाइम लैग होगा बीच में। और ये टाइम लैग किस लिए आ रहा है? ये टाइम लैग है बेसिकली हमारा बैकएंड उस फाइल के डेटा को पार्स कर रहा है और उसे क्लाउडेनरी के अंदर सेव कर रहा है। तो फाइल्स जो होती हैं, क्योंकि वो साइज में बड़ी होती हैं, तो उसमें टाइम लगता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के अंदर। तो इसीलिए इस बार हमारे रिस्पॉन्स में बीच में 1-1.5 सेकंड का, या 1-1.5 नहीं तो कुछ सेकंड्स का हमें डिले दिखेगा। और इस बार जो हमारी लिस्टिंग्स के लिए हमारे पास जो रिक्वेस्ट डॉट फाइल में डेटा है, उसमें फील्ड का नाम अभी भी वही है, लिस्टिंग इमेज। ओरिजिनल नेम वाज लिस्टिंग इमेज 1.jpg, बट इस बार कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। जैसे इस बार अगर आप पाथ को नोटिस करोगे तो ये /uploads वाला पाथ नहीं है, ये एक लिंक है। दिस इज सम https response.cloudinary.com लिंक, यानी क्लाउडिनरी का लिंक है इस बार। एंड इसमें फाइल का नाम भी चेंज हो गया है। तो wanderlust dev, जो हमारे फोल्डर का नाम हमने सेट किया था कोड के अंदर, उसके अंदर जाके हमारी फाइल सेव हुई है। हम चाहें तो इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। लेट्स कॉपी दिस लिंक, और इसको पेस्ट अगर हम करेंगे और जाएंगे इस लिंक पर, तो हमारी वही फाइल हमें जाके खुली हुई दिखाई देगी, जिसको बेसिकली अभी हमने अपलोड किया है। तो मतलब क्लाउडेनरी के अंदर जाके फाइल सेव तो हो ही रही है। वो डैशबोर्ड से भी कर सकते हैं टैली। डैशबोर्ड के अंदर क्लाउडेनरी के अंदर वी कैन गो टू मीडिया लाइब्रेरी। तो मीडिया लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास हम फोल्डर्स में जा सकते हैं, और फोल्डर्स में हम देखेंगे wanderlust_dev नाम का फोल्डर हमारे लिए क्रिएट हो गया है। और इस फोल्डर के अंदर हमारे पास ये एसेट भी आ गया है। एसेट इज़ बेसिकली आर JPEG फाइल, जो हमारे लिए यहाँ पर सेव हो गई है। तो अब हम चाहें तो यहाँ पर कोड में जाके हमारे जो अपलोड्स फोल्डर था इसको डिलीट कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नीड द फोल्डर एनी मोर। एंड अभी अपने प्रोसेस को, फ्लो को अगर समझने की कोशिश करें तो अभी क्या क्या चीज़ें हो गई हैं। ये चीज़ें हो गई हैं कि फॉर्म से हम अपनी फाइल का जो डेटा है उसको बैकएंड को सेंड कर पा रहे हैं। हमारा जो बैकएंड है उस डेटा को पार्स कर पा रहा है, पार्स करके वो क्लाउडेनरी के अंदर उस डेटा को सेव कर पा रहा है, या इसे कह सकते हैं स्टोर कर पा रहा है। तो वो जो डेटा है वो स्टोर हो गया है, और यहीं से क्लाउड से वापस हमारे पास एक URL आ रहा है या लिंक आ रहा है हमारी फाइल का, जिसको उसने सेव करवाया है। और ये लिंक और URL कहाँ पर है? ये हमारी इस request.file नाम की ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो request.file के अंदर ये जो पाथ फील्ड है, इसी के अंदर हमारा लिंक आ रहा है। और हमें क्या करना है? इसी सेम लिंक को हमें अब अपने MongoDB के डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है। तो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 हमने कंप्लीट कर दिया, अभी सिर्फ स्टेप 3 बचा है, जिसको अब हम नेक्स्ट कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम करने वाले हैं वो है टू सेव द लिंक इन द MongoDB डेटाबेस। उसके लिए हम अपनी लिस्टिंग के स्कीमा को थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं। बेसिकली पहले हमारी जो इमेज होती थी स्कीमा के अंदर, दैट वाज अ सिंपल स्ट्रिंग। अगर हम जाएं और मॉडल्स के अंदर देखें तो यहाँ listing.js के अंदर हमारी जो इमेज है, इट इज़ अ सिंपल स्ट्रिंग, टाइप भी इसका स्ट्रिंग है। इसके लिए हमने कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है। पर अब हम एक और चीज़ करने वाले हैं, विच इज़ गोइंग टू बी कि हम अपनी इमेज के लिए इस बार 2 वैल्यूज़ को सेव करवाएंगे। एक तो उसका पाथ होगा, जिसको हम URL कह सकते हैं, यानी इमेज का लिंक हम सेव करवाएंगे। साथ के साथ हम इमेज की फ़ाइल का नेम भी सेव करवाएंगे। अब ये जो इमेज की फ़ाइल का नेम है वो हमारी अभी इमीडिएटली उतने काम का नहीं होगा, बट बाद में अगर हम ऐसा कोई ऑप्शन देने वाले हैं जिसमें हम इमेज को डिलीट करना चाहते हैं, या फॉर एग्जाम्पल बाद में अगर हम इमेज को अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे फाइल का जो नेम होगा ये काम का होगा। तो 2 चीज़ें हम सेव करवाएंगे, एक तो हमारा पाथ होने वाला है एंड दूसरा हमारे लिए हमारी फाइल का ये नेम होने वाला है, जिसको हम डेटाबेस के अंदर सेव करवाएंगे। तो उसके बाद जो हमारा लिस्टिंग का फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें ID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, लोकेशन, कंट्री, रिव्यूज़, ओनर, ये सब तो सेम रहेगा। बस इमेज के अंदर 2 वैल्यूज़ और आ जाएंगी, एक हमारा URL आ जाएगा और एक हमारा फाइल नेम आ जाएगा। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो अपने स्कीमा के अंदर हम चेंजेस करेंगे। तो स्कीमा के अंदर ये सारा पार्ट हम डिलीट कर देते हैं, और इमेज अब क्या होगी? इमेज में अब URL होगा विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड हमारे पास एक फाइल नेम होगा विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। इसको हम सेव कर देते हैं, एंड इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो हमारी वेबसाइट के अंदर अभी ब्रेक होने वाली है, क्योंकि अभी जो पूरी वेबसाइट हमने क्रिएट की है वो इस बेसिस पे क्रिएट की है कि जो इमेजेस हैं वो अपने आप में इंडिविजुअल एक स्ट्रिंग हमें मिलने वाली है। तो काफ़ी सारी चेंजेस हैं जो हमें अभी धीरे धीरे करने पड़ेंगे। तो अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, मॉडल से हट जाएंगे,
एंड अपने कंट्रोलर या राउट्स के अंदर एक बार आते हैं। राउट्स के अंदर लिस्टिंग डॉट जेएस में जब हम ये नई लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं तो बेसिकली ये सारी फंक्शनैलिटी अब हम यहीं पे आके सेव कर सकते हैं, और बस ये एक एक्स्ट्रा जो मिडलवेयर है इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, एंड इतने पार्ट को हटा लेते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, जैसे ही यूज़र लिस्टिंग सेव करने की कोशिश करेगा, पहले तो देखेंगे क्या यूज़र लॉग्ड इन है, उसके बाद देखेंगे वैलिडेट करेंगे अपनी लिस्टिंग को, उसके बाद हम अपना जो मल्टर है वो प्रोसेस करेगा हमारी लिस्टिंग के अंदर इमेज के डेटा को, रिक्वेस्ट डॉट फाइल में डेटा ले आएगा, एंड फिर हम अपने लिस्टिंग कंट्रोलर के अंदर क्रिएट लिस्टिंग वाले जो कॉल बैक है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो जितना भी हमारा लॉजिक है मोंगो के अंदर लिस्टिंग को, इमेज के URL फाइल नेम वगैरह को सेव करवाना, वो सारा का सारा लॉजिक हम कंट्रोलर के अंदर लिख रहे होंगे। ये तो मॉडल्स हो गया, हम यहाँ जाके इस कंट्रोलर के अंदर वो लॉजिक लिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्रिएट लिस्टिंग वाला मेथड है यहाँ पे आ जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक्सेस होगी रिक्वेस्ट डॉट फाइल की। अब हमें पता है रिक्वेस्ट डॉट फाइल का क्या मतलब है। रिक्वेस्ट डॉट फाइल मतलब इस तरीके की हमारे पास ऑब्जेक्ट होगी, इसके अंदर से हमें पाथ निकालना है और हमें ये फाइल नेम निकालना है। तो हम दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं, लेट URL इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ and let file name is equal to request dot file name। हम चाहें तो इन्हें अभी के लिए console dot log करके प्रिंट करवा सकते हैं। पहले हमारा URL आ जाएगा, फिर हमारे पास हमारा फाइल नेम आ जाएगा। ओके, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरिएबल फाइल नेम। इसको सेव कर लेते हैं, एंड ये बीच वाली फंक्शनैलिटी जो है इसे अभी के लिए पॉज कर देते हैं, यानी कमेंट आउट कर देते हैं। तो हम सिर्फ सेव करवाएंगे, एक मैसेज फ्लैश कर देंगे और रिस्पॉन्स को रीडायरेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से जाते हैं कैंसिल, बैक, रिफ्रेश। सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं टू डेमो एंड डेमो। लॉगिन कर लिया, यहाँ पे हम कुछ भी रैंडम चीज़ जो है उसको सेव कर रहे हैं। जैसे हमने ऐड किया, अच्छा लिस्टिंग इज़ रिक्वायर्ड। ओके, बेसिकली हमारा जॉय वैलिडेशन का एरर हो सकता है, तो ये जो वैलिडेट लिस्टिंग है इसको अभी के लिए हम हटा देते हैं एंड इस मिडलवेयर को बाद में ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो हम इमेज भेज रहे हैं वो ऑब्वियसली हमारा जो ऑलरेडी स्कीमा बना हुआ है हमारे डेटाबेस के अंदर उसके साथ मैच नहीं करेगा। तो हम वैलिडेट लिस्टिंग को अभी के लिए हटा रहे हैं। दोबारा से ऐड न्यू लिस्टिंग पे जाएंगे, लेट्स लॉग इन डेमो डेमो, कुछ भी रैंडम इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, फाइल अपलोड कर देते हैं, ऐड किया एंड इस बार न्यू लिस्टिंग क्रिएटेड आ गई एंड हमारे पास प्रिंट होकर के आया। हमारे पास प्रिंट होकर आ गया कि हमारी जो इमेज थी उसका ये हमारे पास लिंक है, ये उस इमेज का हमारे पास नाम है। हम चाहें तो क्लाउडनरी में जाके कंफर्म भी कर सकते हैं। अगर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ हमारे पास सेम इमेज जो है वो दो बार आकर सेव हो गई। तो हमारी इमेजेस वहाँ पे सेव हो रही हैं। अब हमें बस अपने कंट्रोलर के अंदर आके इसी फाइल नेम एंड यूआरएल को यूज़ करना है। तो फाइल नेम एंड यूआरएल को यूज़ करने के लिए जब हम लिस्टिंग को सेव करवा रहे हैं तो उससे जस्ट पहले हमारी जो न्यू लिस्टिंग है उसके अंदर इमेज के अंदर दो वैल्यूज़ हम ऐड कर सकते हैं। एक होगा हमारा यूआरएल, एक होगा हमारा फाइल नेम। तो इस तरीके से न्यू लिस्टिंग के अंदर अब इमेज के अंदर ये वैल्यूज़ हम ऐड कर पाएंगे एंड फिर हम अपनी लिस्टिंग को सेव करवाएंगे। तो इसको सेव कर लेते हैं। लेट्स कम बैक टू आवर वेबसाइट। डेमो से दोबारा लॉगिन करेंगे। एक रैंडम लिस्टिंग और हम क्रिएट कर लेते हैं जिसमें लिस्टिंग इमेज 1 को सेव करवा रहे हैं। यहाँ पे कुछ रैंडम प्राइस हम ऐड कर देते हैं एंड अब डेटाबेस के अंदर अगर चाहकर चेक करें db.listings.find में, तो यहाँ पे लास्ट लिस्टिंग हमारे लिए जो सेव हुई होगी, ओके, कुछ एक ठीक नाम वाली लिस्टिंग को सेव करवा लेते हैं जिसका नाम हमें याद रहे। इसको कह देते हैं न्यू विला, वील कॉल इट न्यू विला, ताकि इसको हम सर्च कर पाए। नाम भी कॉपी कर लेते हैं, ऐड कर लिया, थोड़ा डिले होगा एंड तब जाके लिस्टिंग सेव होगी। ये डिले क्यों आ रहा है? ये डिले इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्चुअल बैकएंड के अंदर प्रोसेस चल रहा है जो क्लाउड के अंदर हमारी फाइल्स को सेव करवा रहा है। हम करेंगे db.listings.find एंड कंडीशन हमारी होने वाली है कि हमारा जो टाइटल होना चाहिए लिस्टिंग का दैट शुड बी इक्वल टू न्यू विला
एंटर कर दिया। तो ये नई लिस्टिंग है जो हमारे लिए सेव हुई है और इसमें हमारी जो इमेज है, इमेज के अंदर हमारे पास URL भी आ गया है और इसके अंदर हमारे पास हमारी फाइल का नेम भी आ गया है। तो अभी के लिए डेटाबेस के अंदर हमने चीज़ें स्टोर करानी स्टार्ट कर दी हैं। तो जो तीनों स्टेप्स थे उनको हमने कंप्लीट कर दिया। बस एक चीज़ जो अभी कंप्लीट नहीं हुई वो ये है कि अभी जो हमें डेटा दिखाई दे रहा है ये हमारी पहली इनिशियलाइजेशन के बेसिस पर दिखाई दे रहा है। यानी जो हमने इनिट किया था, इनिशियलाइज किया था अपने डेटाबेस को, यहाँ पे आ जाते हैं। इनिट के अंदर जो हमने index.js के अंदर या data.js में जिस वैल्यू से इनिशियलाइज किया था उन वैल्यूज़ के अंदर इमेज के अंदर सिर्फ एक लिंक था। तो अब हम नए डेटा के साथ अपने डेटाबेस को दोबारा री इनिशियलाइज करने वाले हैं एंड अपना जो नया फॉर्मेट है, यानी अपना जो इमेज का नया फॉर्मेट है, नया स्कीमा है, इसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने show.ejs एंड अपने index.ejs पेज के अंदर। अब नई डेटा को सेव करवाने के लिए हमारी data.js फाइल है, इसके अंदर हमने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। कुछ चेंजेस कहने का मतलब है इमेज के अंदर अब हमने सिर्फ URL नहीं दिया, अब हमने एक फाइल नेम भी दे दिया है। इवन दो data.js के अंदर सबको हमने सेम फाइल नेम दिया है। तो आप चाहें तो अपना खुद का कोई सैम्पल डेटा इनिशियलाइजेशन के लिए जनरेट कर सकते हैं, नहीं तो ये जो फाइल है ये आपको गिटहब पे मिल जाएगी, जो प्रोजेक्ट लिंक आपके साथ पहले शेयर किया है उसी के अंदर। तो वहाँ से जाके हम इस data.js फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं या इसका जो कोड है उसको कॉपी कर सकते हैं एंड उसे पेस्ट कर सकते हैं। एंड अब हम अपने डेटाबेस को री इनिशियलाइज करेंगे। तो री इनिशियलाइज करने के लिए cd कर लेते हैं टू द init फोल्डर एंड वी आर गोइंग टू रन index.js फाइल। तो डेटाबेस वाज री इनिशियलाइज्ड। चेक भी कर सकते हैं जाके, इसे क्लियर कर लेते हैं एंड db.listings.find। अब हर जो एक लिस्टिंग आएगी उसके अंदर इमेज जो है वो इस तरीके से हमें दिखाई देगी। तो ये तो हो गया हमारे डेटाबेस को री इनिशियलाइज करना। एंड अब एक बार वापस से अगर हम अपने सर्वर को रीस्टार्ट करें app.js एंड इफ़ वी रिफ्रेश ऑन द प्लेटफॉर्म, तो अब क्या होगा, सारी की सारी इमेजेस गायब हो जाएंगी। सारी की सारी इमेजेस यहाँ से डिलीट हो गई हैं। बेसिकली इसलिए डिलीट हो गई हैं क्योंकि हम अपने इंडेक्स और शो के अंदर किसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टली इमेज को एज अ लिंक यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कुछ चेंजेस हैं जो हमें अपने कोड के अंदर करने पड़ेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं अपने व्यूज़ के अंदर। व्यूज़ में सबसे पहले हम चेंज करेंगे अपने index.ejs को। index.ejs में listing.image को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एज अ सोर्स लिंक। अब listing.image की जगह हम listing.image.url को दिखाएंगे। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, सारी की सारी इमेजेस वापस आ गई। एंड इनफैक्ट ये जो लास्ट में हमने ऐड की थी ये भी वापस आ गई। सेम चेंज हम show.ejs के अंदर करेंगे। यहाँ listing.image की जगह .url हमारे पास आ जाएगा एंड रिफ्रेश करेंगे। जैसे क्लिक किया हमारे पास इमेज आ गई। अब अगर हम एक न्यू लिस्टिंग क्रिएट करें, लेट्स क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग विद डेमो एंड डेमो, जिसके अंदर हम फाइल को अपलोड करेंगे। तो इसको कह देते हैं माई न्यू विला इन गोवा एंड कुछ भी रैंडम इंफॉर्मेशन इसके अंदर हम फिलअप कर सकते हैं। 2500 फाइल को चूज़ कर लेते हैं। वील चूज़ दिस फाइल लिस्टिंग इमेज 2, ऐड कर दिया। तो थोड़ा टाइम लेगा अभी क्योंकि डेटा सेव हो रहा है बैकएंड के अंदर। न्यू लिस्टिंग क्रिएट हो गई। नीचे जाके स्क्रॉल करेंगे, ये हमारी नई लिस्टिंग थी जिसको हमने क्रिएट किया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ओके, लिस्टिंग इमेज इज़ नॉट फाउंड। रिफ्रेश करें अगर इसको, व्हाट इज़ द इशू। ये इमेज जो है बेसिकली हमारे पास सेव नहीं हुई थी। दोबारा से एक नई लिस्टिंग ऐड करने की कोशिश करते हैं। वील ऐड इट विद सम न्यू इमेज। ऐड किया, प्रोसेस कर लिया। ये हमारी न्यू इमेज है जिसको हमने सेव करवा लिया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ओके इसके लिए भी नहीं दिखा रहा। तो show.ejs के अंदर listing.image.url, ओके यहाँ पे जो URL है इसमें हमने गलती से ग्रेटर देन का साइन एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। रिफ्रेश करेंगे तो इस बार ये लिस्टिंग दिखा रहा है। ऑल्दो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि कोई हाई क्वालिटी पिक्चर्स मैंने डाउनलोड नहीं की थी, रैंडम गूगल से पिक्चर्स डाउनलोड की थी। इफ़ यू गो टू ऑल लिस्टिंग्स, दिस वाज माय प्रीवियस लिस्टिंग एंड इसके लिए भी अब मुझे इमेज क्या कर रहा है, शो करके दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी इमेजेस को अब अपलोड कर पा रहे हैं अपनी किसी भी नई लिस्टिंग के लिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहला ये कि हो सकता है कुछ प्लेटफॉर्म्स में ये भी फंक्शनैलिटी हो कि एक लिस्टिंग के लिए आप एक नहीं, आप 10 इमेजेस 5 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, बट अभी हमने वो फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की। बट अब आपके पास पूरी ताकत है कि सेम टूल्स को यूज़ करके आप चाहें तो अपने टाइम में उस फंक्शनैलिटी को भी ऐड कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये कि जनरली जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं उनके
उनके पास लिमिट होती है कि किस साइज़ की फ़ाइल आप अपलोड कर सकते हो। अभी हम लिस्टिंग के अंदर जो इमेज ऐड कर रहे हैं उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, हम किसी भी साइज़ की जो इमेज है, बहुत हाई क्वालिटी बड़े साइज़ की इमेज भी अपलोड कर पा रहे हैं। बट जनरली प्रैक्टिकली वेबसाइट्स के अंदर वो एक लिमिट होती है ताकि कोई भी हमारे डेटाबेस को मिसयूज़ ना कर पाए, क्योंकि अगर किसी ने बहुत बड़े साइज़ की फ़ाइल अपलोड की तो उससे काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज भर जाएगी। एंड इनफैक्ट बहुत सारे अगर यूज़र होते हैं, स्पेशली प्रोडक्शन के अंदर जब लोग हमारी वेबसाइट को यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें वहाँ पे लिमिट लगानी होती है कि आप इसी साइज़ की फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स अगर थोड़ा थोड़ा भी एक्स्ट्रा यूटिलाइज करना स्टार्ट करेंगे तो इवेंचुअली हमारे जो कॉस्ट है, हमारे डेटाबेस की जो कॉस्ट है या अभी हमारी क्लाउड की स्टोरेज की जो कॉस्ट है, वो काफ़ी हाई तक जा सकती है। बट अभी के लिए क्योंकि हम अपने सिर्फ प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हैं और डेवलपमेंट स्टेज में, तो इन चीज़ों के बारे में अभी हम नहीं सोचेंगे। बट इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जब भी फाइल्स आती है तो उनके साथ साइजेस बड़े होते हैं और उसके लिए क्लाउड स्टोरेज हमें ज़्यादा चाहिए होती है।